फॉर एग्जाम्पल अगर आप बाहर देशों में देखो तो टीनेजर्स पैसा कमा लेते हैं पे, मान लो डॉग घुमाना, बेबी सिटिंग, कार वॉशिंग की जॉब मिल जाती है, किसी ग्रोसरी स्टोर में जॉब मिल गई तो उनका खर्चा चल जाता है। पर यहाँ पे जो यूथ है उससे पैसों की नीड है पर पैसा कमा नहीं पा रही। प्लेसिबो इफेक्ट ये होता है कि हम जो चीज़ विश्वास कर लेते हैं ना वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी सच मान लेती है। और जहाँ तक बात रही कि कैसे एस्ट्रोलॉजी में प्लेसिबो यूज होता है। पर अब मैं बताऊंगा डिफरेंस क्या है, कहाँ पे आप इसे यूज कर सकते हो, कहाँ पे आप नहीं कर सकते। जब डेमोक्रेसी आती है किसी कंट्री के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर, जब फ्रीडम ऑफ चॉइस आती है इंसान के लिए, तो हम किसी की चॉइस को लिमिट नहीं कर सकते। फिर तो वो डिक्टेटरशिप हो गई, फिर तो हमने किसी को बांध दिया। तो हम इंसान की फ्रीडम तो नहीं छीन सकते क्योंकि वो तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, फ्रीडम है हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट हो गया, तो गवर्नमेंट वो तो नहीं छीन सकती। पर एक और दिक्कत आती है गवर्नमेंट के साथ साथ, तो कि हमारी जो अभी करंट गवर्नमेंट है, अगेन मैं साफ बोलता हूँ, वो कहीं ना कहीं सूडो साइंस को प्रमोट करती है। दो बातें हैं, एक तरफ मुझे लगता है हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारा अच्छा है, काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा बुराइयाँ करते हैं सिस्टम की, पर मुझे पढ़ के लगा कि अच्छा है। क्योंकि मैंने जब एनसीईआरटी दोबारा खोल के देखी आज सालों बाद, रिसर्च करने के लिए मैं खोलता हूँ एनसीईआरटी, कभी आप उन्हें पढ़ के देखना एनसीईआरटी को, और इतनी बढ़िया नॉलेज होती है उसके अंदर, साइंटिफिक नॉलेज बहुत अच्छी होती है एनसीईआरटी के अंदर। पर बिकॉज इंसान स्कूल में 8 घंटे रहता है खाली, और वो पढ़ता है खाली एग्जाम देने के लिए, ये हमारे अंदर भी कमी है, माँ बाप के अंदर भी कमी है। बच्चों को बोलते हैं एग्जाम देने के लिए पढ़ो, तो एग्जाम देने के लिए पढ़ता है बच्चा खाली, और पढ़ के भूल जाता है। Hello everyone, and today we are having a very fantastic guest with us. His name is स्पर्श। और स्पर्श का जो चैनल है स्पर्शकास्टिक, वैसे मैं इनको स्पर्शकास्टिक नहीं, मैं इनको मिथबस्टर बोलूंगा, क्योंकि ये मेनली बहुत सारे मिथ्स हैं जिनको बस्ट कर रहे हैं। अब वो मिथ्स स्यूडो साइंस से रिलेटेड होता है, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड हो सकता है, और भी बहुत सारे मिथ्स हैं जो उन्होंने बस्ट किए एक बहुत ही छोटे से टाइम फ्रेम में। तो सीधे स्पर्श से ही जानेंगे कि स्पर्श, ये जो इतने सारे मिथ्स आप बस्ट कर रहे हो, ये आपको इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है कि आप इतने लोगों को अपना दुश्मन बना रहे हो? वेल आई थिंक कॉन्फिडेंस का कारण बचपन से रहा। मम्मी ने काफ़ी ऐसे पाला पोसा कि कभी अन्याय मत सहना, हमेशा अपनी आवाज़ उठाना। मम्मी ने बचपन से ही सिखाया कि जब भी कोई स्कूल में कुछ बोले, कहीं बोले, अपनी आवाज़ ज़रूर उठाना, बताना ज़रूर किसी को। तो वही आया। उसके बाद मैंने स्कूल में काफ़ी पब्लिक स्पीकिंग वगैरह करी, थिएटर किया। थिएटर से काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जब एक्टिंग स्टेज पे करता है इंसान, स्पीच देता है, तो उससे आई थिंक ये कॉन्फिडेंस आया है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट देखो आज के टाइम पे भी क्या चल रहा है, न्यूज़ में भी है कि जो MLM है या कोर्स बेचने वाला स्कैम है। अब कुछ लोग इसको स्कैम भी बोल रहे हैं, कुछ लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं कि अब इसमें गलती किसका है, कि भाई सिर्फ कोर्स बेचने वाले का ही गलती है या जो खरीद रहा है उसका भी गलती है। और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कुछ लोगों का तो प्रॉफिट भी होता है इनिशियली, मे बी लास्ट वाले लोगों का नहीं होता है। तो आप खुद एक इसी सीक्वेंस में फंसे हुए थे, आई थिंक कोविड के टाइम की बात है। तो क्या एक्सपीरियंस था आपका, और एग्जैक्टली ये स्कैम है तो ये स्कैम कैसे है? जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, मैंने अपने वीडियो में बताया था कि ये अमेरिका में स्टार्ट हुआ था, फिर ये इंडिया में आया। अब ये वो कंपनी यूज़ करते हैं जिनका प्रोडक्ट में दम नहीं होता, जिनके प्रोडक्ट अगर नॉर्मली नहीं बिक रहे तो ये MLM स्टार्ट करते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं तो आप उन्हें नॉर्मली बेचोगे, दुकानों पर जैसे बिक रहे हैं। पर जिनके अच्छे नहीं होते तो ऐसे बेचते हैं, वो कहते हैं कि हम आप हमारे सेलर बन जाओ और आप हमारा प्रोडक्ट बेच के पैसा कमा सकते हो, पर आपको वो करने के लिए पहले हमारे प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे। तो जो बेचता है वही खरीदता है। ये इनका पहला निशानी है कि बेचने का मौका कैसे दे रहे हैं कि आप बेचो, आगे पैसा कमाओगे, पैसा कमाने का लालच देके आपको बेच रहे हैं। तो पहले आपको अपना कस्टमर बनाते हैं, फिर आपको अपना सेल्समैन बनाते हैं और बोलते हैं कि बिजनेस है। ये मेन खेल है। तो जहां पे भी आपको बिजनेस के नाम पे सेल्समैन बनाया जाएगा, वो एक तरीके से फ्रॉड होता है। अब सेल्समैन को आपको सैलरी देनी पड़ेगी, उसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, 10 टाइप की चीज़ देनी पड़ती है। यहाँ पे फ्री का सेल्समैन है, आप सामने से पैसा दो, इनके सेल्समैन बन जाओ। तो ये जो सीन है, तो ये एक मेजर पार्ट है फ्रॉड का, कि पैसा को लालच दिखाओ। जो लोग गरीब हैं, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, उनको बोलो कि तुम पैसा कमा सकते हो और उनको फंसा लो। जो लोग पैसा कमा लेते हैं स्टार्टिंग में, वो इसलिए कमा लेते हैं कि जो पिरामिड के टॉप पे होता है वो इसे पिरामिड स्कीम इसलिए कहते हैं ना, जो एक बंद 3 के नीचे 3 के नीचे 3 के नीचे ऐसे। तो जो टॉप पे होते हैं वो लोग पैसा कमा लेते हैं। तो मान लो जो MLM में जुड़े थे आज से 20 साल पहले, वो पैसा कमा लेते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है, पर वो गिनती के 40-50 लोग ही होते हैं।
और बाकी हज़ारों लोग पैसा डुबाते हैं। तो 50,000 में से 50 लोग कमाएंगे, बाकी सारे पैसा डुबाएंगे। तो लेकिन ये आखिर जब हमको पता है और एमएलएम कई सालों से स्कैम चलता भी आ रहा है, तो उसका क्या रीज़न है कि हम लोग फिर भी ऐसे कंपनीज को ज्वाइन कर रहे हैं? आपने भी ज्वाइन किया था, क्या रीज़न था कि बिकॉज आपका भी एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और मैं खुद भी देखता हूँ कि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं मेरे स्कूल के, कॉलेज के, हाईली इंटेलेक्चुअल लोग हैं, लेकिन फिर भी वाई आर वी फॉलिंग फॉर सच स्कैम्स? मतलब कि हम लोग क्यों, हमको पता है लेकिन फिर भी हम लोग क्यों ज्वाइन कर रहे हैं इसको? क्या कुछ हमारे अंदर ही गड़बड़ी है इसकी? आई थिंक ये ना ह्यूमन इमोशन साइकोलॉजी पे आ जाता है। जब मैं रिसर्च कर रहा था, मैंने साइकोलॉजी पर थोड़ी रिसर्च करी थी, तो पता लगा कि इंसान का जो ब्रेन होता है ना, उसे शॉर्टकट बड़े पसंद होते हैं। उसे आप कभी भी बोल दो कि यार ये शॉर्टकट है करने का, वो भाग के कर लेगा। किसी को होमवर्क करने का शॉर्टकट मिल जाए, चैट जीपीटी मिल जाए, भाग के कर लेगा। तो किसी ने कहा ना आपको कि पैसा कमाने का शॉर्टकट मिल जाएगा, आपका ब्रेन उसको एक बार बोलेगा कि एक बार देख तो लेते हैं क्या है, क्योंकि आसान तरीका ढूंढता है ना। ब्रेन थोड़ा लेजी होता है, आसान तरीका चाहिए। तो ये एक मेजर पॉइंट है जिसकी वजह से लोग फंसते हैं। सेकेंड मेजर पॉइंट है कि लोगों ने आजकल बहुत चालाकी से छुपा दिया है इसे। अब जैसे क्या कर दिया, इसका नाम बदल दिया। अब नेटवर्क मार्केटिंग की जगह बोलेंगे जैसे आप अफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप। अब नाम बदलने की वजह से लोगों को लगता है कि नहीं ये वो नहीं है, कुछ और है, अलग है ये। अफिलिएट मार्केटिंग तो जैसे अमेजोन भी करवा रहा है, तो मेनली वो तो काफ़ी क्रेडिबल भी माना जाता है। अब एफिलिएट मार्केटिंग क्रेडिबल इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ एक लेवल पे हो रहा है, तब तक क्रेडिबल है। अमेजोन से मैं जुड़ा, मैं उसका एफिलिएट बन गया, मैं उसका एफिलिएट हूँ। मैं जो अपने यूट्यूब चैनल पे उसके प्रोडक्ट्स बेचता हूँ, जैसे अपना माइक हो गया, माइक बेचता हूँ, तो उससे मुझे 5, 10, 20 रुपये मिल जाते हैं। पर मैं आगे किसी और का एफिलिएट नहीं बना सकता अमेजोन का। ये मेन पार्ट है, ये सिर्फ एक ही लेवल तक है, मल्टी लेवल नहीं है यहाँ पे। मैं आगे बंदे नहीं जोड़ सकता। बंदे जोड़ने वाला काम फ्रॉड है। मेन ये है कि यहाँ पे आगे आप बंदे जोड़ोगे, वो दिक्कत है। मैंने खाली अमेजोन जुड़ा हूँ, मैं आगे कुछ मैं से आगे बेच सकता हूँ, मैं किसी को जोड़ नहीं सकता, तो वो ठीक है। तो और दूसरा मैं बता रहा था कि जैसे अब इन लोगों ने हाइड कर लिया ना, तो ये लोग हाइड करते हैं बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी के पीछे। अब विवेक बिंद्रा एक बड़ी पर्सनैलिटी है। अब मैं गया था कंपनी की वजह से नहीं, विवेक बिंद्रा की वजह से, क्योंकि मुझे उस बंदे पर भरोसा था। मैंने कहा मैं पिछले 4-5 साल से इनकी वीडियोस देख रहा हूँ, ठीक है, इनकी वीडियोस इतनी मोटिवेशनल है और वो कंटेंट सही में अच्छा भी है जो यूट्यूब पे है उनके, कोई कमी नहीं है उस कंटेंट में। असली में लोगों की हेल्प कर सकता है जो कंटेंट फ्री में दे रहे हैं। मैंने कहा अगर ये फ्री में इतना बढ़िया कंटेंट दे रहा है, अच्छा इंसान है, तो कुछ अच्छा ही कर रहा होगा। और इन्होंने हमें बेचा ऐसा था कि आप ना एक कंसल्टेंट बनोगे, आप बिजनेस इसको कंसल्ट करोगे, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, फिर आप एक कंसल्टेंसी एक जॉब मिल जाएगी आपको, आप जॉब ऐसे करोगे। मैंने कहा ठीक है, फिर तो सही लग रहा है सुनने में। जहां तक मुझे पता था कि एमएलएम फ्रॉड होता है, पर इसने ये बोला कि आप तो कंसल्टेंट बनोगे, तो मैंने कहा कंसल्टेंसी तो नॉर्मल जॉब हो गई, तो फ्रॉड नहीं हुआ, ठीक है। अगर आप कमीशन बेस कर रहे हो तो ठीक है, कर सकते हैं। अंदर घुस के पता लगता है जब वो ट्रेनिंग देते हैं आपको कि आपको बकरे फंसाने हैं। अगर वो ना बोले तो आपको क्या बोलना है, अगर उनके पास पैसे ना हो तो आपको क्या बोलना है, उनको किस तरीके से प्रेशराइज करना है, बैक टू बैक कॉल करनी है। ये काफ़ी गलत होता है क्योंकि इससे इंसान पे काफ़ी प्रेशर बनता है। अब मैं और मम्मी पापा परेशान हो गए थे, इतनी कॉल, 100 कॉल दिन की। फिर बनता सोचता है खरीद के छोड़ दो, खत्म करो बात। ये इनकी टैक्टिक्स होती है, हम कहते हैं प्रेशर सेल्स टैक्टिक। ये यूज होती है। आई थिंक एक फेमस मूवी आई थी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, जॉर्डन बेलफर्ट और लियोनार्डो कैप्रियो की, हाँ सेल मी दिस पेन, लियोनार्डो कैप्रियो की मूवी थी। तो उसने ये इसको फेमस किया था, प्रेशर सेल्स, प्रेशर बनाओ कस्टमर पे। तो वो टैक्टिक्स ही यूज करते हैं सारे एमएलएम वाले। वो सेम टैक्टिक जो उसने यूज करी थी फ्रॉड करने में, वो आज तक वो सेम टैक्टिक्स यूज आ रही है और उसी की वजह से लोग फंस रहे हैं। तो क्या करना चाहिए हमको कि आगे लोग ना फंसे? मतलब जैसे आपने जो एक वीडियो बनाया भी था उसमें आपने एक अच्छा खासा अवेयरनेस दिया है। मतलब एज अ सोसाइटी, एज अ होल, हम लोग क्या कर सकते हैं कि लोग स्कैम्स के अंदर ना फंसे? देखिए मैंने 3 साइन ढूंढे थे इसके, कि किसी भी स्कैम के 3 साइन होते हैं। जहां पे आपको वो साइन दिखे तुरंत ब्लॉक मार दो उस बंदे को, उससे दूर हो जाओ, सिंपल सी बात है। पहला साइन, कोई आपके भले के लिए आपके पीछे आए, कोई आपको बोले सर मैं आपको पैसा कमा के, आप पैसा कमाओगे, आप मेरी बात सुन लो। अब मुझे पैसा कमाना आ जाएगा तो मैं किसी और को क्यों बताऊंगा? सही बात है। ठीक है, तो जो भी आपके भले के लिए आपके पीछे पड़े ना, आपके खाली माँ बाप आपके भले के लिए आपके पीछे पड़ सकते हैं, माँ बाप हो गए, टीचर हो गए। उसके अलावा कोई आपके भले के लिए आपके पीछे पड़ेगा तो वो अपना भला चाह रहा, आपका भला नहीं चाह रहा। अभी मुझे भी रिसेंटली मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे कि आप हमारे लिए रील्स बनाए, आपको पैसे देंगे। मैंने कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कुछ उनका पाकिस्तानी नंबर था, वो +92 से आया था, इंस्टाग्राम से फिर वो व्हाट्सएप पे आ गया था। तो मैंने कहा नहीं आई एम इंटरेस्टेड। कहते नहीं आपको पैसे देंगे, आप आ जाओ, हमको अपफ्रंट पेमेंट देंगे, हमको पेमेंट देंगे, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आके वीडियोस बनाओ। मैंने कहा नहीं, तुम मेरे को पैसा देने के लिए मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हो? तुम्हारे इतने पैसे हैं थोड़ी है,
कि तुम मेरा ही पैसा, मेरे फायदे के लिए तुम मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हो? अगर तुम्हारी स्कीम इतनी अच्छी है तो लोग तुम्हारे पीछे आएंगे और तुम भागोगे, तुम लोगों का इंटरव्यू लोगे। उनको बेचना ही नहीं पड़ेगा अगर तुम्हारा इतना अच्छा है तो। सही बात है बिल्कुल आपकी। तो ये पहला साइन हो गया। दूसरा साइन हो गया, जो आपसे बोले कि पहले पैसे दो बाद में पैसा कमाओगे, बेकार की बात है। कोई भी जॉब आपसे पहले पैसा नहीं मांगती। अभी हमने कॉलेज में प्लेसमेंट होती है, कभी आपसे कोई पैसा मांगता है? वो खाली आपका सीवी देखते हैं, आपसे इंटरव्यू लेते हैं, आपसे ग्रुप डिस्कशन टास्क कराते हैं, कोई एक्टिविटी कराते हैं, जो उनका प्रोसेस होता है वो कराते हैं। कोई आपसे पैसा नहीं मांगता, सिंपल सी बात है। तो कोई कंपनी जुड़ने के लिए पैसा मांगे, वो एक साइन हो सकता है जो दिक्कत करे। थर्ड मेजर साइन होता है बंदे जोड़ने का। कोई भी आपको बोले आपको टीम मैनेज करनी है, एक ही बात है, बंदे जोड़ने हैं। आपको दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, इन्फ्लुएंसर बन, कुछ भी करना है, यहाँ पे दूसरे बंदों को इन्फ्लुएंस करने की बात आ गई, वो फ्रॉड हो गया, बंदे जोड़ने के लिए आ गया। तो ये 3 साइन कहीं भी दिखे, तुरंत निकल लो वहां से, उस आदमी को ब्लॉक मार दो। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कि लोग कैसे अवेयर हो सकते हैं। लेकिन ये ऐसे कंपनीज जो आ रही हैं, मतलब वी कैन से कि चलो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है ठीक भी हो, मॉरलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक नहीं है, तो ऐसा क्यों है कि ये कंपनीज आती ही जा रही हैं? मतलब लोगों के पास क्या, या आपने जिनका नाम लिया उनके पास क्या मतलब पॉजिटिव वे से पैसे कमाने के ऑप्शंस खत्म हो गए थे जो उन्होंने इस तरीके की चीजें करी? पहले आई थिंक कंपनियां इसलिए करती हैं क्योंकि ये ईजी तरीका है। नॉर्मल स्टार्टअप खड़ा करने में ना बहुत मेहनत लगती है। हम शार्क टैंक देखते हैं, हम कोई भी शो देखते हैं, पता लगता है कि उन्होंने बहुत मेहनत करी, सालों सालों मेहनत लग गई। पर एमएलएम बनाना ईजी है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में मेहनत करनी है, उसके बाद तो लोग आपका प्रोडक्ट खुद ही बेच रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये ईजी तरीका है, इसलिए कंपनी ऐसा करती हैं पैसा कमाने का। अब वही नॉर्मल रास्ता बड़ा मुश्किल होता है, ये शॉर्टकट है उनके लिए भी पैसा कमाने का, अपने प्रोडक्ट बेचने का, अपनी पब्लिसिटी कराने का, फ्री की पब्लिसिटी, फ्री के प्रोडक्ट बिकने, फ्री के सेल्समैन। तो अगर कोई भी शाना इंसान होगा जिसके अंदर मोरालिटी नहीं होगी और वो सोचेगा कि पैसा कमाना है, वो इस टाइप की स्कीम्स खोलता है और ईजी होता है उसके लिए। वो एक बार स्टार्ट करता है, चल गई तो फिर उसके घर बैठे बैठे पैसे बनते हैं। अगर देखो प्रोडक्ट अच्छा है तो ये सारी चीजें करी जा सकती हैं, या फिर प्रोडक्ट अच्छा हो ही नहीं सकता क्योंकि ये बिजनेस मॉडल ही फ्लॉड है? प्रोडक्ट अच्छा सिर्फ ऐसी मैंने एक कंपनी देखी है एमएलएम के अंदर, वो है टपरवेयर। टपरवेयर ऐसे बेचती है, पर टपरवेयर का प्रोडक्ट अच्छा है, वो आपको नॉर्मली बिकता हुआ मिल जाएगा और आप खाली प्रोडक्ट बेचकर पैसे कमा सकते हो, आपको बंदे जुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दुकानदार आपको प्रोडक्ट बेचेगा, आपको बंदे नहीं जुड़वाएगा आगे, है ना? तो सिर्फ टपरवेयर ऐसी कंपनी है जिसका प्रोडक्ट में दम है और प्रोडक्ट के बेस पे चल सकता है, आपको बंदे जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो उससे आप जुड़ सकते हो, उससे आप प्रोडक्ट बेच के पैसे कमा सकते हो। ये एक ऑप्शन है, बस एक ही ऐसे मैंने कंपनी देखी है अभी तक रिसर्च करने के बाद जिसके प्रोडक्ट में एक्चुअल में दम था। हाँ, मतलब मुझे तो पता भी नहीं था, हम तो। हाँ, तो क्योंकि वो अच्छी कंपनी है इसलिए अब वो एमएलएम भी करने लग गए। ऑल्दो उनका एमएलएम खाली प्रोडक्ट बेस है, ज्यादातर बंदे जोड़ने पे कम फोकस है, इसलिए वो ठीक है थोड़ा। ठीक है, तो ये बताओ कि जो आपके पैसे फंसे थे आपको रिफंड मिल पाया उसका? नहीं, अभी तक कोई रिफंड नहीं है, 70,800 रुपये फंसे हुए हैं। और शायद लगता भी नहीं है कि मिल पाएंगे, क्योंकि अगर वो 1% को रिफंड देने लग गए तो फिर तो उन्होंने आई थिंक 1 लाख से ज्यादा ऐसे सेल्स करे हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, अब 1 लाख सेल किए हुए हैं, एवरेज 50,000 भी मान लोगे तो ये तो गए, 500 करोड़ की कीमत आ जाएगी सीधा सीधा। और 500 करोड़ तो नहीं होंगे इनके पास, नहीं 500 करोड़ से भी ज़्यादा की आ जाएगी। हाँ, तो 500 करोड़ तो इनकी आई थिंक टोटल कंपनी की पिछले 2-3 साल की सेल मिला के इतनी है। तो मुश्किल है, बस सबके पैसे देना तो नहीं, इतने पैसे नहीं हो पाएंगे इनके पास, होंगे ही नहीं। सब कुछ बेच भी है तब भी इतने पैसे नहीं होंगे। क्योंकि मेनली सारे पैसे तो उन्होंने खुद भी नहीं लिए ना, ये तो एक तरीके से कमीशन बेसिस पे जिन लोगों ने सेल करा था वो भी तो लेके जा चुके हैं, तो इनके पास तो उसमें से आई थिंक कुछ अमाउंट ही आया होगा। देखो 30-35% का सीधा हमारा कमीशन था फर्स्ट लेवल पे ही, जहाँ 30-35 तो हमें ही मिल रहा है, हमसे ऊपर और भी लोग सीनियर रीजन मैनेजर होते थे जिनके, तो उस हिसाब से तो है ही। तो नहीं, मुश्किल ही है, काफ़ी लोगों ने कमाया भी है इसमें, बट वही है, दूसरों का फ्रॉड करके कमाया है, उनके आगे लोग नहीं कमा पाए, उनको गालियाँ दे रहे हैं, तो बहुत कम लोगों ने कमाया, और यही है बस। नहीं, इसमें तो एक चीज़ एमएलएम में हमने भी देखा है ना कि अगर मैं प्रीवियसली हिस्ट्री से बताऊं तो, कि आपने जो मिस सेल किया भी है वो आपने अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को ही किया है, तो लोगों के तो रिलेशन भी खराब हो गए इस चक्कर में। बहुत बहुत खराब हो गए हैं। मैंने आप बताता हूँ, एक और स्कीम हुई थी एमएलएम की, फॉरएवर लिविंग नाम की कंपनी है, मैं नाम ले देता हूँ सीधा ही, मैं डरता नहीं हूँ, मैं सीधा नाम लेता हूँ। फॉरएवर लिविंग नाम की कंपनी है,
उनका 30,000 का पैकेज होता है स्टार्टिंग का, ठीक है। तो मेरे एक अच्छे जान पहचान के बंदे ने मुझे बताई ये बात कि ज्वाइन कर ले, और हम दोनों साथ में ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। और हम दोनों एक कॉमन इंसान को जानते थे, हमारे रिस्पेक्टेड थे वो काफ़ी, हम रिस्पेक्ट करते थे काफ़ी, तो उन्होंने कहा था बेट तुम दोनों ज्वाइन कर लो। तो मैंने ना अपने एक रैंडम दोस्त को बात बताई कि यार एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है, बहुत टाइम बाद उससे बात कर रहा था, ऐसा कुछ कर सकते हैं। कहता भाई बिल्कुल भूल के मत करियो, मैंने सब जानता हूँ इनके बारे में। इन्होंने 30,000 के चक्कर में अपने सारे रिश्तेदारों से, सारे दोस्तों से, अपने सारे रिलेटिव से, फैमिली मेंबर सबसे बिगाड़ के रखी हुई है। सबसे बिगाड़ लेते हैं लोग, 30,000 रुपये दो, 30,000 रुपये दो, 30,000 रुपये दो, और कोई इनसे बात नहीं करता, इनके कोई दोस्त नहीं है। जो उनकी फोटो है सारे MLM वाले ही होते हैं आपस में, और ये आपस में फोटो डालते रहते हैं, सेम गाड़ी की फोटो हर जगह डल जाएगी। इनके कोई इनसे दूर रहियो, मत पड़ियो इन चक्करों में, ये सब फ्रॉड होता है, सब फेक होता है इनका। हाँ मतलब गाड़ी है और गोवा ट्रिप पे जा रहे हैं, दुबई ट्रिप पर जा रहे हैं। देखो अब अगर गोवा ट्रिप असली भी है, मैं मानता हूँ गोवा ट्रिप असली है, गोवा ट्रिप कराने में कितने लाख का खर्चा आएगा? 5-10 लाख का खर्चा, सबको गोवा ट्रिप करा दी तो। पर उसके बदले में ये लोग 100 बंदों को और फंसा लेंगे, ठीक है, एक ट्रिप दिखा के। तो वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे ट्रिप दिखाते हैं कि ट्रिप हमें दिखानी है, फोटोज के लिए दिखानी है, तो ले जाओ 5-10 लाख की इन्वेस्टमेंट समझ के ट्रिप दिखा दी, फिर और लोगों को फंसा दिया। ऐसे ही करते हैं वो लोग। नहीं बिल्कुल सही बात है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ हम लोग कितना भी कोशिश कर ले, नए नए नाम से स्कीम से फिर से लेके आते रहेंगे। हाँ, मे बी आप ये बोल सकते हो कि हमारे यहाँ थोड़ा सा बेरोजगारी ज़्यादा है, इसलिए हम लोगों को ऐसे स्कीम्स में लोग फंसते जा रहे हैं। ये भी इसका रीज़न है? ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बाहर देशों में देखो तो टीनेजर्स पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे मान लो डॉग घुमाना, बेबी सिटिंग, कार वॉशिंग की जॉब मिल जाती है, किसी ग्रोसरी स्टोर में जॉब मिल गई, तो उनका खर्चा चल जाता है। पर यहाँ पे जो यूथ है उसे पैसों की नीड है, पर पैसा कमा नहीं पा रही, क्योंकि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी इंडिया में बहुत कम है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई है, पढ़े लिखे लोगों के पास जॉब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग नीडी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। किसी डेवलप नेशन में मान लो स्वीडन, नॉर्वे, यूके, इन देशों में चीज़ें कम चलती हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, क्योंकि अब उन्हें पता है कि ये लोग बेरोजगार हैं, ये लोग बेचारे मजबूर हैं। अब ये मजबूरी का फ़ायदा उठाना होता है साफ साफ। तो मैं तो इसे बहुत अनएथिकल मानता हूँ। मैं फिलॉसफी का स्टूडेंट हूँ, हम एथिक्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एथिक्स का। तो जब मुझे पता लगा था कि आगे मुझे और बंदे जोड़ने पड़ेंगे, मैंने वहीं मना कर दिया था। मैंने वहीं ऐप से एग्जिट मारा, मैंने मीटिंग से एग्जिट मारा। मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, तुम्हारा ग्रुप सब कुछ भाड़ में जाए, तुम्हारे कॉल्स मैं नहीं उठाऊंगा, मैं किसी को कॉल नहीं करूंगा। भाई मैंने जो पढ़ा है एथिक्स सब्जेक्ट पढ़ा है, इतनी मोटी किताब पढ़ी एथिक्स की मैंने अपने फिलॉसफी सब्जेक्ट में, तो मैं उसको बिट्रे तो नहीं करने वाला था। तो मैंने मना कर दिया था, मैंने किसी बंदे को कॉल नहीं लगाया। हाँ मतलब पैसे गए तो गए, साथ में लोगों के साथ रिश्ते भी खराब हो जाएंगे वरना। रिश्ते खराब, दूसरों की किसी की यार किसी का बुरा करते हैं, उसकी हाई भी लगती है, तो अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें क्यों लाए। परफेक्ट। तो यही चीज़, जैसे कि मान लो कि हमारे यहाँ लोग थोड़े से मजबूर हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, उसी वजह से ये थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी हुआ, या फिर आज के टाइम पे हम लोग सुन रहे हैं कि भाई ये आपका लकी नंबर है, ये आपका लकी मैस्कॉट है, मैनिफेस्ट करो चीज़ों को, काम करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ मैनिफेस्ट करके आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो आई थिंक ये भी शायद उसी चीज़ से रिलेटेड हो गया ना, कि हम लोग बेरोजगार हैं तो भाई हम लोग क्विक वेज ढूंढते हैं कि भाई बिना मेहनत करे गाड़ी मिल जाए, बिना मेहनत करे पैसा मिल जाए। जी, तो मैं काफ़ी इनफेमस हूँ अपने दोस्तों के बीच में, कि वो कहते हैं कि तू इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता, तेरे में विश्वास नहीं है, तू ज़्यादा साइंस की मानता है। मैं बताता हूँ इन सबका ओरिजिन क्या है। इन सबका ओरिजिन है ह्यूमन एरोगेंस, इंसान का अभिमान, इंसान की ईगो, इंसान का अहंकार। क्यों? उसे लगता है कि ये बड़े बड़े प्लैनेट जिनके सामने मैं इतना छोटा हूं, वो मेरे लिए बने। जुपिटर जो घूम रहा है, इतना बड़ा प्लैनेट, वो मेरे काम का है, वो कुछ मेरे लिए लाइफ में कुछ चेंजेस ला रहा है। इंसान से पहले से वो प्लैनेट्स हैं, डायनासोर थे, उससे पहले वो प्लैनेट्स रहे हैं हमारे अर्थ से टाइम से, तो तब वो किसके लिए घूम रहे थे? ठीक है, वो इंसान की एरोगेंस है कि मैं ही सब कुछ हूं, इंसान सबसे बड़ा है। लोग पहले मानते थे ना पहले जमाने में कि अर्थ सेंटर है और सूरज हमारे चारों तरफ घूमता है। ये इंसान की वो होती थी कि हम सेंटर है हर चीज का। तो ये इगोइस्टिक लोग जो होते हैं, जो अपने आप को वर्ल्ड का सेंटर मानते हैं, जो अपने आप को बहुत स्पेशल समझते हैं, वो ऐसी चीजों में मानते हैं।
अभी भी तो कॉन्स्पिरेसी चल रहा है, कुछ लोग बोलते हैं फ्लैट अर्थ का पूरा एक कॉन्स्पिरेसी है या कुछ है। हाँ हाँ हाँ, आई थिंक 14 सेंचुरी तक क्रिश्चियन कैथोलिक क्रिश्चियन बिलीव था ये, जो कॉपरनिकस ने तोड़ा था, उसके बाद गैलीलियो ने भी उसके ऊपर अपनी वो दी थी, स्टडी दी थी। तो उस टाइम पे कैथोलिक चर्च मानता था ये बात कि जहाँ पे भगवान वास करते हैं, चर्च हमारा, हम यहाँ पे इंसान, यहाँ पे सेंटर है और अर्थ फ्लैट है और सूरज चक्कर काट रहा है। ये सब डिबंक हुआ, पहले कॉपरनिकस ने किया, फिर गैलीलियो ने किया। इंडिया में भी एंशंट हमारे जो अच्छे मैथमेटिशियन थे, चाहे भास्कराचार्य हो, आर्यभट्ट हो, ये सारे वो बातों को समझ गए थे। पर वही था, लोग नहीं समझते। समझदार आदमी एक होता है, बेवकूफ़ हज़ार होते हैं। एक इसे आई थिंक हॉफनर समथिंग थ्योरी ऑफ स्टुपिडिटी कहते हैं, ह्यूमन स्टुपिडिटी की थ्योरी होती है कि एक खतरनाक आदमी इतना डेंजरस नहीं होता, बट 100 बेवकूफ़ आदमी, स्टूपिड आदमी बहुत डेंजरस होते हैं। हिटलर अकेला डेंजरस नहीं था, हिटलर अकेला कुछ नहीं कर सकता था, पर उसके चारों तरफ जो 1000 बेवकूफ़ लोग थे जिन्होंने उसकी बात मान ली, उसकी डेंजरस तो बन गया। तो ये जो 1000 बेवकूफ़ लोग हैं ना, जो बात मान लेते हैं एस्ट्रोलॉजी की, टैरो कार्ड की, है मैनिफेस्ट करो, ये करो वो करो, इनकी वजह से हमारा देश और पीछे जा रहा है। लोग मेहनत पे विश्वास नहीं करते अब कि मेहनत करो, नहीं, तुम ये ज्वेलरी रिंग पहन लो, ये मानिक ले लो, ये पेंटिंग लगा लो, ये कुछ कर लो, बस उसमें लगे रहते हैं। नहीं, लेकिन एक चीज़ देखो, एक चीज़ हम लोग ये भी तो बोलते हैं ना, जैसे ये प्लेसिबो इफेक्ट जो है, ये प्लेसिबो इफेक्ट में ये बोलते हैं कि भाई किसी को मेडिसिन नहीं दिया गया, बस उसको ऐसे ही नॉर्मल इंजेक्शन भी लगा दिया गया, लेकिन उसकी बॉडी ने खुद ही ऐसे रिएक्ट किया कि वो मेडिसिन की तरह उसने काम किया। तो क्या हम लोग इसको ये मान सकते हैं कि हाँ, ये इसका कोई साइंटिफिक लॉजिक तो नहीं है, बट एज अ प्लेसिबो ये काम कर रहा है और कुछ लोगों को हो सकता है इससे बेनिफिट भी हो जाता हो? बिल्कुल हो जाता है। प्लेसिबो इफेक्ट एक्चुअली में बहुत रियल इफेक्ट है और उससे लोगों को बेनिफिट होता है। प्लेसिबो इफेक्ट ये होता है कि हम जो चीज़ विश्वास कर लेते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी सच मान लेती है। समझ गए? मतलब अगर मुझे बुखार है, मैंने एक गोली खाई पैरासीटामोल, उससे मेरा बुखार ठीक हो गया, पर मुझे बुखार है, मैंने खोखली कैप्सूल खा ली, इसमें कुछ भी नहीं है, पर मुझे किसी ने कह दिया इसमें पैरासीटामोल है, मुझे विश्वास हो गया इसमें पैरासीटामोल है, इसमें क्रोसिन है, मैंने खा ली। तो क्योंकि मैंने विश्वास कर लिया इसमें मेरा बुखार ठीक हो जाएगा, तो हो सकता है ठीक हो जाए, बट ये इफेक्ट हर बार काम नहीं करता, इतना कंसिस्टेंटली काम नहीं करता। छोटी चीज़ों के लिए ठीक रहता है, बड़ी चीज़ों पे काम नहीं कर रहा। मतलब ये इफेक्ट्स आप कैंसर ठीक नहीं कर पाओगे या किसी की बड़ी बीमारी ठीक नहीं कर पाओगे। काफ़ी कम लोग पे असर दिखाता है, सब पे असर नहीं दिखाता। तो ये इसको यूज़ करना रिस्की काम है। और जहाँ तक बात रही कि कैसे एस्ट्रोलॉजी में प्लेसिबो यूज़ होता है। पर अब मैं बताऊंगा डिफरेंस क्या है, कहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हो, कहाँ पे आप नहीं कर सकते। चलिए मान लीजिए मैं कहता हूँ ये टी शर्ट मेरी लकी टी शर्ट है, मेरी सारी वीडियोस इस लाल टी शर्ट में होती है, सारी वीडियोस। तो मैं कहता हूँ ये मेरे लकी है, इसलिए मैं इसे पहनता हूँ, बात खत्म, ठीक है। पर अगर मैं ये कहूँ ये क्रिस्टल तुम्हारे लिए लकी है, इसे 1000 रुपये में खरीद लो, तो आपने गलती कर दी। या फिर मैं कहूँ मेरा बिलीफ है कि सती करनी चाहिए, लड़की जो होती है लड़के से पति से बाइंड रहती है अपने, और उसको 7 जन्मों के साथ निभाना है, तो मेरा बिलीफ है, तो प्लेसिबो कर लो तुम और विश्वास कर लो कि ऐसा होगा और सती कर लो। तो जहां पे दूसरों को नुकसान पहुंचे, जहां पर किसी से पैसे ऐट हो, जहां पे खुद को नुकसान पहुंचे, ऐसे फॉर्म में प्लेसिबो करना गलत बात है। एस्ट्रोलॉजर आपसे पैसे मांगते हैं, ठीक है, आपको प्लेसिबो इफेक्ट ही करना है ना, आप किसी और चीजें मान लो, आप बोल दो कि हाँ मेरा लकी पेन से एग्जाम लिखूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा, कुछ भी मान लो आप। प्लेसिबो इफेक्ट आपको यूज भी करना है तो, वैसे मैं उसको यूज करने को मैं कभी एडवाइस नहीं करता प्लेसिबो इफेक्ट यूज करने के लिए, बट कुछ लोग करते हैं बहुत छोटी चीजों के लिए, जहां पे हम लोग इतना नुकसानदायक नहीं मानते, तो वो चल जाता है। चलो इतना चला लिया आपने, किसी को लकी पेन मान ली, लकी टी शर्ट मान ली, ये समझ में आता है। पर किसी को पैसे देना, किसी को अपनी प्राइवेट चीजें बताना जिसका वो मिसयूज कर सकता है, वो आपके इमोशनल खेलता है, आपको बोलेगा कि आपकी जॉब लग जाएगी, आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे, उसके बदले मुझे पैसे दो। सबसे बड़ी बात, प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से लोगों का विश्वास उठ जाता है मेहनत पर से। उनको लगता है हम प्लेसिबो इफेक्ट से काम कर लेंगे ना, फिर हम मेहनत क्यों करें। तो इसलिए मैं मना करता हूं कि प्लेसिबो इफेक्ट की तरफ भी मत जाओ, चाहे किसी को फायदा होता भी हो, फिर भी मना करूंगा कि मत जाओ यार, मेहनत पे एक बार देख लो, क्या पता मेहनत से ही तुम्हें फल मिल जाए। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि वरना क्या रहेगा कि आपने स्टार्ट तो प्लेसिबो से किया, लेकिन फिर आप क्या उस वहीं पे आप रुकोगे नहीं, फिर आप बाकी सारी चीज़ें भी करने लग जाओगे, फिर आप मैनिफेस्टेशन के गेम में चले जाओगे, फिर आप आज के टाइम पे ये एस्ट्रो वाले कितने सारे ऐप्स आ गए हैं, और उनके आपने अगर एडवर्टाइजमेंट देखी हो ना,
तो उनके एडवर्टाइजमेंट भी ऐसे रहते हैं कि मेरी शादी कब होगी, और वो बताते हैं अप्रैल में आपकी शादी हो जाएगी। कि भाई इतना, और उसका लेटर फर्स्ट नेम होगा ए से स्टार्ट होगा या पी से स्टार्ट होगा। तो मेरे को ये लगता है यार, इतना ज्यादा प्रेडिक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कि पहले जमाने में भी लोग प्रेडिक्शन करते थे, लेकिन वो थोड़ा सा रैंडम प्रेडिक्शन करते थे। अब तो ये ऐड देखने से ही लग रहा है कि बिल्कुल झूठा ऐड है। मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक फेवरेट शो है, एक सीरीज़ है, बहुत अच्छी, देखनी चाहिए सबको। उसका नाम है दी मेंटलिस्ट। अमेजॉन प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। वहाँ पे ऐसे एक इंसान होता है जो लोगों का बेवकूफ़ बनाता था, कभी एस्ट्रोलॉजी के नाम पे, कभी भूतों से बात करने के नाम पे, कभी क्रिस्टल के नाम पे, कुछ भी नाम पे। एक दिन उसकी बीवी और उसके बच्चे का मर्डर हो जाता है, और उसके बाद से डिसाइड करता है वो कि वो सब प्रैक्टिस छोड़ देगा और अपनी शक्तियाँ नहीं, ट्रिक्स होती है, मैजिक ट्रिक्स होती हैं, खाली ट्रिक्स होती है पता लगाने की। इसे मेंटलिज्म कहते हैं, इस आर्ट फॉर्म को। कि इंडिया में भी मेंटलिस्ट हैं दो, करण सिख है और सुहानी शाह है, विवेक मैजिक है, ये सब मेंटलिज्म। तो वो अपनी शक्तियों का, अपने स्किल्स का यूज़ करता है ताकि अब वो क्राइम को सॉल्व कर सके, लोगों की हेल्प कर सके। तो ये सारी एक्चुअल में लर्न स्किल्स होती हैं, साइकोलॉजी पे बेस्ड होती हैं। आप किसी को, मैं आपके दादाजी का नाम बता सकता हूँ, या फिर आपकी शादी कब होगी, या फिर कितने बच्चे हो सकते हैं, कैसे, ये सब चीज़ें जो होती हैं, इस पे काफ़ी सारा तो गैस वर्क होता है कि गैस मार दिया, तुक्का लग गया। काफ़ी हद तक तुक्का होता है, काफ़ी हद तक साइकोलॉजी होती है। और मुझे देख के लग रहा है, अगर मैं लोग किसको देख के लगता है कि किसने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, कि उसने सूट वूट पहना हुआ है और उसके एक गले में आई कार्ड है, ठीक है, तो मैं मान सकता हूँ कि किसी, या फिर उसके हाथ में माइक है, तो बोल सकता हूँ कि यार ये न्यूज़ रिपोर्टर हो सकता है। तो वो ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं, आपके बॉडी लैंग्वेज को देखकर, ये सब देखकर ट्रिक्स यूज़ करते हैं कि बोलेंगे हाँ इससे हमने गैस कर लिया। वो गैस वर्क होता है। आई थिंक आपको वीडियोस मिल जाएंगी एक्चुअली ऐसी, जो आपको सिखाती भी हैं कि हम कैसे यूज़ करते हैं ट्रिक्स। करण सिंह मैजिक एक अच्छी वीडियो है जहाँ पे बताता है कि हम कैसे यूज़ करते हैं ट्रिक्स को लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। पर लोग मान लेते हैं, लोग अज्यूम कर लेते हैं कोई शक्तियाँ हैं। आपको एक चीज़ बताएंगे, आप 10 चीज़ें खुद अज्यूम कर लोगे। तो इसको हम कहते हैं मैजिक में, वी ऑडियंस टेल द स्टोरी टू देमसेल्व्स। ऑडियंस अपने आप को कहानी बताती है। आप हल्का सा मैजिक करो, उसके पीछे कहानी सब ऑडियंस खुद को बता देती है कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। खुद माइंड खुद ही स्टोरी डेवलप कर लेगा उसके लिए। हाँ, इंसान अपनी स्टोरी डेवलप कर लेता है, ज्यूम बना लेता है, अपने लिंक्स बना लेगा कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, इसलिए उसको पता है। तो ये मैजिक में भी यूज होता है और ये हर जगह यूज होता है। तो ये सब मैजिक ट्रिक्स है और कुछ भी नहीं। अच्छा, जैसे सुहानी शाह का ही आपने नाम लिया, जैसे उनका एक था कि वो क्या करते थे, एक स्लेट पे नाम लिखते थे, आपसे पूछते थे कि भाई आपका कोई ऐसा दोस्त का आप नाम बताओ, आप मन में सोचो, बताओ मत, और फिर वो क्या आपने स्लेट पे नाम लिख लिया। तो उसका भी काफी लोग ये बोलते थे कि भाई ये जो स्लेट जो है, ये कुछ कोई डिजिटल स्लेट है कि उस पर नाम अपने आप टाइप हो जाता है। ये भी हो सकता है। बाकी जहां तक मुझे पता है वो लोग ना यूज करते हैं आपकी माइक्रो मूवमेंट्स का। जैसे हमने पी बोला ना, मन में पी, तो हल्का सा यहाँ पे मूवमेंट्स आएंगी, या ए बोला, हल्की होठों पे आएगी, हल्की इसमें, तो वो बहुत माइक्रो मूवमेंट्स को पकड़ते हैं, इससे भी पता लगा लेते हैं। और खुद वो, अभी एक बड़ा अच्छा खबर आई थी, एक काफ़ी फेमस, आई थिंक मैं नाम भूलूंगा, नरेंद्र दामो, एक डिबंकर है इंडिया के अंदर जो डिबंक करते हैं ऐसे बाबाओं को। तो उन्होंने एक बाबाओं को डिबंक किया था, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि बाबा क्या करते थे, जब आप उन बाबा का फॉर्म भरते थे ना, फॉर्म वहाँ पे एंट्री करने के रिसेप्शन पे, तो वो फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते थे आपसे, ठीक है। और फिर रिसेप्शनिस्ट जो होती थी, वो एक कान की एयरपीस के थ्रू बाबा को बता देती थी कि इस बंदे का ये, इस बंदे का ये, इस बंदे का ये है। तो बाबा ऑडियंस से बोलता था कि आपका नाम ये है, आपके पिता का नाम ये था, आपको दिक्कत ये वाली है, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट उनका फॉर्म पढ़ के उनको कान में बता रही है। तो ऐसा बहुत बार जो इन्फॉर्मेशन वो बताते हैं ना, उनको किसी और के थ्रू पता होती है। हाँ, मतलब पहले आपके ही किसी पर्सन ने वो इन्फॉर्मेशन ले लिया और फिर वही आपने घूम के बता दिया। ऐसे ही वो ट्रिक्स यूज करते हैं। या एक वो भी था कि वो बोल देते भाई लाल चटनी खा लो या हरी चटनी खा लो समोसे के साथ। बाबा थे हमारे प्यारे निर्मल बाबा ने भी बहुत, ये सब तो फ्रॉड ही होता है, अब सिंपल सी बात है। लेकिन ये है कि आप देखोगे कि भाई कि कुछ टाइम तक इनका बहुत नाम रहता है, फिर ये लोग सीन से गायब हो जाते हैं। अब गायब होना ही पड़ता है, पब्लिक को पता लग जाता है, पिटेंगे वरना मॉब लिंचिंग हो जाएगी इंडिया में अगर ये बचे, तो फिर वो तो करना ही पड़ता है आई थिंक। हाँ, मतलब मे बी कि भाई जब आप लोगों के साथ बुरा कर रहे हो तो एक टाइम के बाद तो एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है जो आपके अगेंस्ट हो जाएगा, क्योंकि
सबसे पहले तो लोग ट्राई कर रहे हैं ना, उसमें से कुछ लोगों को हो सकता है प्लेसिबो की वजह से इफेक्ट मिल भी गया हो, लेकिन एक लार्जर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है जो कि धीरे धीरे समझ में उसको आता जा रहा है। लेकिन वो ये है कि भाई चलो कुछ गए, कुछ नए लोग आ गए, तो वो बैलेंस बना हुआ है कि भाई आपके साथ स्कैम फिर भी होता रहेगा। तो ये मैं इस टाइप की वीडियोस काफ़ी बनाता हूँ। मैंने MLM पे बनाई, मैंने बनाई एस्ट्रोलॉजी पर, इसके अलावा मैंने बनाई एक होम्योपैथी पर। होम्योपैथी भी एक फ्रॉड साइंस है, उसका कोई बेस नहीं है मेडिसिन के अंदर, बट वो भी चल रही है। नहीं, लेकिन होम्योपैथी का तो आप देखो, होम्योपैथी के तो प्रॉपर बोलते हैं कि प्रॉपर डॉक्टर्स हैं, प्रॉपर दवाइयाँ हैं उसकी, मतलब वो उनका, लेकिन ये रहता है कि हाँ वो ड्रॉप डाल के दे देंगे किसी चीज़ में, या फिर थोड़ा सा लंबा लेकिन इलाज होगा। तो क्या बिल्कुल फेक है, या फिर सम सॉर्ट ऑफ इसमें रियलिटी है, या कुछ कुछ ग्रे एरिया है? व्हाट एग्जैक्टली क्या है ये? बिल्कुल ब्लैक एरिया है, कुछ भी रियलिटी नहीं है। 17 या फिर 64 इस टाइम के सैमुअल हनीमैन नाम के इंसान है, जर्मनी में इन्वेंट की थी होम्योपैथी। उसमें कुछ नहीं करते, वो एक चीज़ दवाई लेते हैं। पहली बात तो वो चीज़ लेते हैं जिससे बीमारी होती है। फॉर एग्जांपल, नींद की दवाई बनती है कॉफ़ी से। हमें पता है कॉफ़ी से नींद उड़ती है, पर उनकी नींद लाने की दवाई बनती है कॉफ़ी से। वो कहते हैं लाइक क्योर्स लाइक, लोहा ही लोहे को काटता है, जिससे बीमारी होगी उससे ही ठीक होगी। ये साइंस ये बोलती है कि भाई कैफीन आप खाओगे, अगर आपने शाम को अगर चाय पी लिया, कॉफी पी लिया, तो आपको रात में नींद नहीं आएगी। और वो कहते हैं कि कॉफ़ी की दवाई लो उससे नींद आ जाएगी। तो ये लाइक क्योर्स लाइक का प्रिंसिपल आ गया, लोहे लोहे को काटता है। दूसरा प्रिंसिपल आ गया डाइल्यूशन का। वो दवाइयों को इतना डाइल्यूट कर देते हैं कि जो एंड प्रोडक्ट बचता है उसमें एक मॉलिक्यूल भी नहीं होता, एक एटम भी नहीं होता जो दवाई स्टार्ट में डाली थी। तो मतलब वो खाली पानी या फिर खाली अल्कोहल, जो उनका बेस होता है अल्कोहल, वो रह जाता है। तो यहाँ पे वो कैसे मान लो कि ऐसा होता है। होम्योपैथी दवाई का मतलब ये है कि आपने डिस्प्रिन की गोली ली, आपने गोली ली और उसे एक समुद्र में मिला दिया और घोल दिया, और फिर उसका पानी पी के बोल दो मेरा सर दर्द ठीक हो गया। इतना डाइल्यूटेड होता है वो सॉल्यूशन, उसमें कोई दवाई बचती नहीं है, 0 मॉलिक्यूल बचते हैं। बल्कि मैंने 6 साल खुद होम्योपैथी खाई है, इसलिए मुझे बात पता है। नहीं, तो एक चीज ये है कि जिसको भी आप मिथ्स बस्ट कर रहे हो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ में पहले एक्सपीरियंस करे हुए हैं सारे तो मैंने होम्योपैथी, मुझे अस्थमा का अटैक पड़ गया था बचपन में, तो मैंने 1 साल तो नॉर्मल मेडिसिन जो होती है वो खाई। उसके बाद मैं होम्योपैथी पे शिफ्ट कर गया, तो 6 साल 7 साल मैंने होम्योपैथी खाई। और तब मुझे याद है कि कितने बुरे दिन निकले थे मेरे वो। मैं सांस नहीं आ रही मुझे, मैं नेबुलाइजर ऑक्सीजन मास्क लगा रहा हूँ, अस्थमा हो रहा है और मैं मीठी गोलियाँ खाए जा रहा हूँ, और रात भर नींद नहीं आ रही, कफ जमा हुआ है, सांस नहीं आ रही। वो बुरे दिन देखे मैंने। ठीक है। तो इतने सालों बाद जब मैंने उसके होम्योपैथी के प्रिंसिपल पढ़े, तो समझ आया उसके प्रिंसिपल में कोई साइंस ही नहीं है। होम्योपैथी के बेस में ही कोई साइंस नहीं है। उसके बेस पे जो भी दवाइयाँ बनी है उसमें कोई साइंस नहीं है, उसकी कोई मेडिकल इफेक्ट नहीं है। सिर्फ प्लेसिबो हो सकता है थोड़ा बहुत, जो मुझे भी होता था थोड़ा बहुत प्लेसिबो की, हाँ हल्का गला खराब हुआ तो हल्का प्लेसिबो हो गया, तो वो है बस। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। नहीं, लेकिन फिर भी ये चल क्यों रहे? गवर्नमेंट फिर क्यों नहीं रोक रही कि अगर बिल्कुल ही ब्लैक एरिया है, इसके इंस्टीट्यूट्स भी चल रहे हैं, लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, आपको हर शहर में होम्योपैथिक के डॉक्टर भी मिल जाएंगे, और लोग दवाइयाँ लेते भी हैं। तो अगर ये बिल्कुल ही ब्लैक है, चलो लोगों का तो समझ में आ गया, भाई उनको इतना नॉलेज नहीं है। जो हमारा सिस्टम है या हमारी गवर्नमेंट है, वो क्यों नहीं इस पर काम कर रही? दुनिया की काफ़ी गवर्नमेंट ने होम्योपैथी पर रिसर्च करी है, और अगर आप बाहर देशों में दवाइयाँ खरीदोगे होम्योपैथी, उस पर लिखा होता है दिस डज नॉट वर्क, ये काम नहीं करती। ठीक है। कुछ देशों में ये रूल है कि आपको होम्योपैथी दवाइयों पे लिखना ही पड़ेगा कि दिस डज नॉट वर्क, ये काम नहीं करती, उसके बाद आप बेच सकते हो। तो फिर भी लोग लेते हैं। फिर भी लोग लेते हैं, लिखा होता है दिस डज नॉट वर्क। आप किसी बाहर अच्छे डेवलप्ड नेशन में जाओ, होम्योपैथी दवाई खरीदो, उस पर लिखा होगा दिस डज नॉट वर्क। जैसे हमारे पे लिखा रहता है स्मोकिंग किल्स, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, और फिर भी लोग ले रहे हैं। आता कि इसका काम नहीं होगा, आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है। क्योंकि जब डेमोक्रेसी आती है किसी कंट्री के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर, जब फ्रीडम ऑफ चॉइस आती है इंसान के लिए, तो हम किसी की चॉइस को लिमिट नहीं कर सकते। फिर तो वो डिक्टेटरशिप हो गई, फिर तो हमने किसी को बांध दिया। तो हम इंसान की फ्रीडम तो नहीं छीन सकते, क्योंकि वो तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, फ्रीडम है हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट हो गया। तो गवर्नमेंट वो तो नहीं छीन सकती। पर एक और दिक्कत आती है गवर्नमेंट के साथ साथ, तो कि हमारी जो अभी करंट गवर्नमेंट है, अगेन मैं साफ बोलता हूँ, वो कहीं ना कहीं सूडो साइंस को प्रमोट करती है। हमारे कई गवर्नमेंट के नेता, करंट गवर्नमेंट के नेता ऐसी बातें करते हैं कि हमारे गौमूत्र से कैंसर ठीक हो गया। ये हमारे गवर्नमेंट के नेता ऐसी बात करते हैं।
तो हमारी जो अभी करंट गवर्नमेंट चल रही है वो अचानक से कहीं ना कहीं साइंस को पीछे छोड़ दिया है। वो कोरोना आया तो बोलते कि बर्तन बजाओ, बर्तन से वायरस ठीक चला जाएगा। वायरस, पहले पढ़ो वायरस क्या होता है। वायरस हाफ डेड हाफ अलाइव होता है। बॉडी के बाहर वो डेड होता है, बॉडी के अंदर जाके अलाइव हो जाता है। वो किसी भी वाइब्रेशन से नहीं मरता है। इनफैक्ट वायरस की दवाई बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वायरस आपके सेल को अक्वायर कर लेता है, आपके सेल के अंदर जाके। तो इसलिए हमारे पास आज तक कॉमन कोल्ड का इलाज नहीं है जो वायरस से होता है। वायरस की बीमारियों का इलाज बहुत मुश्किल से बनता है, वैक्सीन से बन पाती है। तो ये जो वैक्सीन हमारी बनी थी, कोविशील्ड हुआ या कोवैक्सीन हुआ या बाहर की भी जो बनी है, तो ये असलियत पे उन्होंने फिर कुछ काम किया या फिर ये बिकॉज कुछ ना कुछ लॉन्च करना था तो हमने लॉन्च कर दिया? वैक्सीन काम कर सकती हैं। वैक्सीन आपने एडवांस में ले लिया तो आपकी बॉडी खुद वायरस से बचने के लिए रेडी हो गई। पर एक बार बीमारी हो गई आपको, जैसे HIV वायरस से बनती है, उसका इलाज करना बहुत मुश्किल है। इसलिए वैसे अब जैसे कि कोविड का वैक्सीन बनी, पर कोविड की कोई दवाई नहीं आई। कोविड में वही दवाई दी जाती है जो आपको नॉर्मली दी जाती है। कोविड की अलग से दवाई नहीं बन पाई, जिसको होने के बाद ठीक कर दो, होने के बाद तो 15 दिन में खुद चला जाएगा। वायरसेस ज्यादातर उनकी लाइफ होती है, वायरसेस की, कुछ वायरसेस की तो उनकी अपने आप एक लाइफ के बाद अपने आप वो चले जाते हैं कुछ केसेस में। तो कोविड ज्यादातर जिन लोगों को सिम्टम्स नहीं आ रहे थे, अपने आप 14 डेज में अपने आप ठीक हो जाता था, क्योंकि वायरस की लाइफ होती है एक। इसलिए जो वैक्सीन होती है वो काम करती है। वैक्सीन सबसे बेस्ट तरीका है, आपने वैक्सीन लगवा ली तो बॉडी आपकी खुद देख लेगी वायरस को, पर इलाज बनाना बहुत मुश्किल होता है। अब ये सारी बातें मैंने रिसर्च करी है, ऑफकोर्स मैं डॉक्टर से भी बात करता रहता हूँ। एक एम्स रिटायर्ड डॉक्टर, अगर कोई शक करे मेरी बात पे, तो एक एम्स रिटायर्ड डॉक्टर थे, डर्मेटोलॉजिस्ट, एम्स के रिटायर्ड, MBBS MD दोनों एम्स से। तो उनके पास में गया था, तो वो काफ़ी मजाकिया हैं, अच्छे हैं दिल के, तो मुझसे काफ़ी बात करते हैं। तो उन्हें सारी बात उन्होंने मुझे बताई थी कि होम्योपैथी कैसे काम करती है, हमने क्या क्या रिसर्च करी। तो ये सारी बातें उन्होंने डिस्कशन में मुझे बताई थी कि ये सारी बातें ऐसे होती है। तो ये डॉक्टर से ही मैं पूछ के बता रहा हूँ तुम्हें, तो खुद की बात नहीं है। हाँ, नहीं तो लोग तो ये भी बोल सकते हैं ना कि आप बाकी के मिथ स्पष्ट कर रहे हो, कोई आपके ऊपर वीडियो बना देगा कि भाई ये भी गलत बातें ही बोल रहे हैं, इनके भी कोई प्रूफ नहीं है। थोड़ी बहुत बात गलत हो भी गई हो तो वो हो सकता है मेरी याददाश्त में या फ्रेमिंग में दिक्कत हो गई हो, पर ऐसे यहाँ तक मुझे याद है कि मैंने सब सही बोला है। पर गवर्नमेंट जब ऐसी चीज़ें प्रमोट करती है ना, तो लोगों का ना कहीं ना कहीं साइंस से भरोसा उठ जाता है। अब लोग लगे हुए हैं कि जो कोविशील्ड वैक्सीन थी या कोई भी वैक्सीन थी उससे आप लोग मर जाओ, कुछ हो जाओगे। इतने हज़ारों लोगों ने लाई, कोई नहीं मरा। ठीक है, वही बात है कि गवर्नमेंट ऐसे एंटी साइंटिफिक चीज़ों को प्रमोट कर रही है। अभी मेरठ में जब पोल्यूशन बढ़ गया था, 4-5 साल पहले की बात है, तो पोल्यूशन कम करने के लिए उन्होंने हवन कर दिया। पोल्यूशन कम करने के लिए हवन कैसे कर सकते हो? अब कोई मुझे बोलेगा तो एंटी हिंदू बात कर रहा है। मैं एंटी हिंदू बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं हवन करिए, बिल्कुल करिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए। आप बोलिए मुझे मन को शांति मिलती है, हवन करूंगा, मेरा कल्चर है, मैं हवन करूंगा। आप ये सारी बातें बिल्कुल बोल सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि हवन से पोल्यूशन कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास पेन है तो मैंने बोल दिया ये पेन से मैं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई झूठ बात नहीं है इसमें। आप लिखना चाहते लिखिए, ये मेरा फेवरेट पेन है, इससे मैं लिखूंगा, लिखिए। मैंने बोल दिया इस पेन से जो भी लिखूंगा सच हो जाएगा, यहां दिक्कत आ गई। मुझे तो शक्ला का बुम बुम वाली पेंसिल हो गई ना कि भाई जो भी बनाऊंगा वही आदमी बन जाएगा। अब मैंने सेब बनाया तो सेब मेरे हाथ में आ गया। लोग मुझे कहते तो हिंदुज्म के खिलाफ बोल रहा है, मैंने कहा नहीं, मैं खाली जो तुमने हिंदुज्म के खिलाफ मैंने कुछ नहीं बोला। जिस इंसान ने झूठा क्लेम किया है, मैंने उस इंसान को बोला कि तुमने क्लेम झूठा किया है, बस। मैं खुद हिंदुज्म प्रैक्टिस करता हूँ। जब हमारा घर बना तो हमने खुद हवन कराया, हम खुद अब ये सब करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। मेरे घर में पूजा घर है, सब कुछ है। पर मैं ये नहीं कहता ना कि उससे कुछ अलग हो जाएगा जो वो प्रॉमिस नहीं करता। ठीक है, जो मन की शांति के लिए बना है, जो आपके बिलीफ फेथ के लिए बना है, वो फेथ के लिए बना है, उसको आप फेथ तक ही रखिए, उसको साइंस से मत घुसाओ। हाँ, अगर फेथ को साइंस में घुसा देंगे तो फिर एक डायरेक्शन ही अलग में चला जाएगा वो। हाँ, तो इसलिए मैं कहता हूं कि फेथ और साइंस को हमें देखना चाहिए डिफरेंटली। ठीक है, फेथ की जगह लोग कहते हैं साइंटिस्ट भी भगवान को मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, बट वो अपने साइंस के करियर के अंदर, अपनी लैब के अंदर उसको लेके नहीं आते। भगवान में मानना अलग चीज है, और साइंस का एक्सपेरिमेंट और साइंस की लैब, साइंस के लॉज, वो अलग चीज हो गई। हाँ, इसरो का भी तो था कि जब चंद्रयान लॉन्च कर रहे थे तो वो तिरुपति बालाजी के मंदिर में गए थे, और ये सारी चीजें तो वो लोग करते हैं। बिल्कुल करते हैं, पर उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि इस मंत्र पढ़ने से रॉकेट हवा में उड़ जाएगा या कुछ हो जाएगा। वो ये नहीं कह सकते। ठीक है, वो झूठे क्लेम नहीं कर सकते। आप मान सकते हो। तो मैंने हवन के ऊपर वीडियो बनाई थी तब कि यार हवन से मन को शांति मिलती है, मान सकता हूँ। आपका कल्चर होता है, आप मैं मान सकता हूँ। आपको खुशी मिलती है, मान सकता हूँ। बट पोल्यूशन कम होता है, ये नहीं मान सकता, क्योंकि उसका कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है हमारे पास। तो आपको क्या लग रहा है कि सूडो साइंस
जो इतना फैल रहा है, इसमें भी मतलब क्या हमारा एजुकेशन थोड़ा सा कम है कि हम इन चीज़ों को मान लेते हैं? व्हाट एग्जैक्टली मतलब कि अल्टीमेटली देखो, कोई चीज़ है कि चलो मैं और आप बात कर रहे हैं और हम लोग डिस्कस भी करें उसके बारे में, लेकिन फिर भी लोग स्यूडो साइंस हो गया, फिर एमएलएम हो गया, इन चीज़ों में लोग फॉल कर क्यों रहे हैं? मतलब कि क्या हमारी एजुकेशन का सिस्टम ही थोड़ा सा गड़बड़ है, जिसमें कि हम उनको साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं सिखा रहे हैं एजुकेशन में, स्कूलिंग के टाइम पे? आई थिंक दो बातें हैं। एक तरफ मुझे लगता है हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारा अच्छा है। काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा बुराइयाँ करते हैं सिस्टम की, पर मुझे पढ़ के लगा कि अच्छा है, क्योंकि मैंने जब एनसीईआरटी दोबारा खोल के देखी आज सालों बाद, रिसर्च करने के लिए मैं खोलता हूँ एनसीईआरटी, तो दिखता है यार काफ़ी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। मतलब एनसीईआरटी के अंदर एनसीईआरटी बहुत बढ़िया से लिखी हुई बुक्स है। कभी आप उन्हें पढ़ के देखना एनसीईआरटी को, और इतनी बढ़िया नॉलेज होती है उसके अंदर, साइंटिफिक नॉलेज बहुत अच्छी होती है एनसीईआरटी के अंदर। पर बिकॉज इंसान स्कूल में 8 घंटे रहता है खाली, और वो पढ़ता है खाली एग्जाम देने के लिए, ये हमारे अंदर भी कमी है, माँ बाप के अंदर भी कमी है। बच्चों को बोलते हैं एग्जाम देने के लिए पढ़ो, तो एग्जाम देने के लिए पढ़ता है बच्चा खाली, और पढ़ के भूल जाता है। अब मैं किससे पूछ लूँ अपने दोस्तों में से भी ना कि 10th की एनसीईआरटी का ये बात बता दो क्या लिखा था वहाँ पे, उनको याद नहीं होगी बात, क्योंकि सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ा था, एग्जाम होते ही भूलना खत्म। अब मैं अपने चैनल पे एनसीईआरटी लोगों को पढ़ाता हूँ। मैंने लिटरली हवन वाली वीडियो के अंदर क्लास 8th की एनसीईआरटी का 7th या 8th चैप्टर खोल के दिखाया। कंबशन नाम का चैप्टर था जहाँ पे लिखा हुआ था लकड़ी जलाने से पोल्यूशन होता है, इसलिए हम लोग चूल्हों से एलपीजी पे शिफ्ट करे थे। ये बात एनसीईआरटी में लिखी हुई थी, बट किसी को याद नहीं रहती, जो कि हम लोग उस अकॉर्डिंग पढ़ते नहीं है, क्योंकि हमारा फोकस ज़्यादा मार्क्स पे रहता है। तो शायद आई थिंक ये ना कल्चरल डिफरेंस है साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर। ये चाइना में भी देखा जाता है, ये पाकिस्तान में भी, हर जगह देखा जाता है कि हमारी कंट्रीज के अंदर ये एक कल्चरल डिफरेंस है। तो एजुकेशन सिस्टम इतना बुरा भी नहीं है। आई थिंक हमारी सोच, माँ बाप की सोच, टीचर्स की सोच, इसमें दिक्कत है। तो इस सोच को अगर हमको बदलना है तो हमको क्या करना होगा? आई थिंक सबसे पहले तो ना हमें चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई करना और उनको प्रैक्टिकली देखना चाहिए कि जो बात उस किताब में लिखी हुई है उससे हमारा लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है, उसे हम कहाँ प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको एक बनना पड़ेगा कि आप हर चीज़ को क्वेश्चन करें। इंसान, हमें ना बचपन से सिखाया जाता है इंडिया के अंदर कि ना क्वेश्चन मत करो, सवाल मत पूछो, जो कह दिया वो करो। बट मैं कहना चाहूँगा कि सवाल पूछो। स्कूलों में बच्चों को सवाल पूछने से मना किया जाता है। इनफैक्ट मुझे तो क्लास से बाहर निकाल देते थे कि फालतू के सवाल पूछेगा। मुझसे कोई पूछता रहा, सर मैथ्स सर आए, उन्होंने फॉर्मूला बढ़ा दिया। मैं कहा सर एक फॉर्मूला कहाँ से आया, ये आप प्रूव करो फॉर्मूला सच है। मैं कैसे मान लूँ फॉर्मूला सच है? अब वो बोलेंगे चुपचाप पढ़ लो, ये सब चीज़ें नहीं बताई जाती। बहुत मैं सवाल पूछ लेता था कि ये मुझे प्रूफ करके दिखाओ कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर थीटा, मतलब ये जो फॉर्मूला था उस टाइम पे इक्वल्स टू 1, ये कहाँ से आया, मुझे प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है, तो ऐसे मुझे क्लास से बाहर निकाल देते थे कि तो बहुत फालतू क्वेश्चन पूछता है। मैं सर पे क्वेश्चन कर लेता था, सर आपको कैसे पता ये बात, किताब में कहाँ से आई ये बात? तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछो। मैं चाहता हूँ कि जब भी तुम्हें कोई बोले ना कि रात को ये मत करो, उस दिन बाल मत धो, या बिल्ली का रास्ता काट जाएगी, कुछ हो जाएगा, तुमसे पूछो क्यों, या आपको कैसे पता, ये कहाँ से आया? ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि कुछ चीजें बिना रीजन के चल रही हैं। तो वहां पे देखो कि यार ये रीजन नहीं है तो लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं। तब जब खुद से क्वेश्चन करोगे और फिर खुद की रिसर्च करोगे, इंडिपेंडेंट सोच अपनी खुद की बनाओगे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो जो भी साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले मेरे दोस्त हैं, सब में यही कॉमन है। उन्हें कोई बात बोलता हूं, वो बोलते हैं भाई सोर्स क्या है तेरा, ये बात तूने कहां से पता लगाई, कौन सी किताब में लिखी है ये बात, हमें सोर्स बता। तो यही होता है, तो जब भी मैं कोई बात बोलता हूँ वो क्वेश्चन कर देंगे, सामने से क्रॉस क्वेश्चन कर लेंगे। तो इसलिए मैं अपनी बात को बहुत रिसर्च करके बोलता हूँ। तो आई थिंक यही करना चाहिए, आपको क्वेश्चन करना चाहिए एक दूसरे से, अच्छे से खूब मिलके रिसर्च करनी चाहिए। और एक और हमें चीज़ करनी चाहिए, वो है लॉजिकल फैलेसीज को कमिट नहीं करना चाहिए। एक बहुत बड़ी लॉजिकल फैलेसी जो हम लोग करते हैं वो है अपील टू एंटिक्विटी, यानी जो एंटिक चीज़ें हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, हम उन्हें सिर्फ इसलिए मान रहे हैं क्योंकि वो हजारों सालों से चलती आ रही है, क्योंकि वो पुरानी है। मतलब जो चीज़ 1000 साल से चल रही है उसको हम मान रहे हैं क्योंकि वो चल रही है, और ये कोई कारण नहीं हो किसी चीज़ को मानने का। आप खुद की रिसर्च करिए, आपको कोई कुछ भी बोलता है आप करिए मैं खुद की रिसर्च करके मानूंगा, ठीक है, आप खुद की रिसर्च करिए, फिर उसको देखिए कि उसमें बात में दम है कि नहीं। उस बात में दम होना चाहिए, इंसान में दम नहीं होना चाहिए।
किसी ने आपके किसी नेता ने कुछ कहा, फर्क नहीं पड़ता, उस बात में दम होना है कि नहीं, उस पर रिसर्च करो। बात पे मोदी जी कह गए कि जो बादल है उससे रेडार से बच जाओगे, बादल है इसलिए हमने एयर स्ट्राइक करवा दी थी। अब खुद सोचो, क्या तुम्हें बादल रेडार से बचा सकते हैं? खुद सर्च मारो, पता लगेगा नहीं बचा सकते। क्यों? रेडियो फ्रीक्वेंसी से काम करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी बादलों के आर पार चली जाती है। तुम्हें आंसर मिल गया अपना। क्वेश्चन करो, रिसर्च करो, और अपनी एंटीक चीजों को थोड़ा सा हटाओ और अपनी सोच पे आओ। नहीं, लेकिन एक जो नॉर्मल पर्सन है, जो आप ये मान लो कि अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल कर रहा है, क्या उसके पास इतना टाइम या इतना पेशेंस है कि वो हर चीज को रिसर्च कर पाए? आई थिंक ये तो एक समस्या है ही, वो हर चीज़ को रिसर्च तो नहीं कर पाएगा। बट आई थिंक अगर आपकी बेसिक एजुकेशन क्लियर है, एजुकेशन तो लेनी चाहिए इंसान को, रिसर्च नहीं भी कर पाते, आई थिंक 90% चीज़ें हमारी 10th तक की एनसीईआरटी में मेंशन होती हैं कहीं ना कहीं से लेकर। तो एजुकेशन तो ज़रूर रखनी चाहिए अपने पास। और ऑफ कोर्स सब लोग को हम लोग ठीक नहीं कर पाएंगे, कुछ लोग हमेशा विश्वास करेंगे, कुछ लोग आज भी झाड़ फूक करवाने जाते हैं बीमारी होने पर। और मैं 100% सोसाइटी को एम भी नहीं करता हूँ, उसे तो हम लोग एक आइडियल सोसाइटी कहते हैं ना, यूटोपिया। तो यूटोपिया तो कभी नहीं हो सकता, एक आइडियल सोसाइटी नहीं बन पाएगी। हमेशा कुछ ना कुछ टाइप का स्कैम रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ लोग फंसेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ फ्रॉड रहेगा, कुछ ना कुछ लोग फंसेंगे। उसको कम करने का तरीका यही है, एजुकेशन पे फोकस करो, अच्छी एजुकेशन पे फोकस करो, सवाल पूछो, अपने मन से बातों को सोचो, अपना ओपिनियन बनाकर। रिसर्च ना भी करो तो एटलीस्ट तुम्हारी बेसिक जो एजुकेशन है उसको ही याद कर लो, तो आई थिंक तुम्हें आंसर मिल जाएगा, जो भी तुम चाहते हो सोच उसका सवाल का जवाब मिल जाना चाहिए। और एजुकेटेड लोगों से सवाल कर सकते हो। अगर कहीं दिक्कत है तो किसी यूट्यूबर्स की मेडिकल एडवाइस मानने से बढ़िया है आप डॉक्टर जाके पूछ लो, एक अच्छे डॉक्टर से जाके कि उसकी क्या एडवाइस है। किसी और की बात मानने, किसी नेता की बात मानने से अच्छा है आपके साइंटिस्ट से जाके पूछ लो, उनके पॉडकास्ट, उनका ट्विटर, उनकी किताबें होती हैं। तो एक क्वालिफाइड बंदे से अगर आप, जो आपको नहीं पता, आपको किसी क्वालिफाइड बंदे पे डिपेंडेंट होकर भी पूछ सकते हो, वो सब आप काम भी कर सकते हो ऑफ कोर्स। पर हाँ, हम लोग ये शायद 100% ना कर पाए जब तक हम लोग इतने डेवलप ना हो जाए कि हर एक को एजुकेशन मिल जाए इंडिया में, और क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए हर एक को, हर एक के पास इतने रिसोर्सेज हो, इतनी इकॉनमी डेवलपमेंट हो कि वो लैपटॉप पे इंटरनेट पे सर्च कर पाए। तो जब तक हम वहाँ नहीं पहुँच जाते तब तक हम लोग कोशिश तो कर ही सकते हैं। और मेरा चैनल भी एक वही कोशिश है कि अगर एक इंसान को बदला तो वो वर्थ तो है। नहीं, एग्जैक्टली जो आप काम कर रहे हो, मैंने आपके वीडियोस देखे भी थे, लेकिन वही बात आ जाती है कि अगर हम लोग इंटरनेट पर भी देखें और मान लो मैं रिसर्च भी करता हूँ, तो मेरे को यूट्यूब पर ही इतने सारे लोगों के वीडियोस मिल रहे हैं जो कि खुद ही ये सूडो साइंस को या इन सारी चीज़ों को एक्टिवली प्रमोट कर रहे हैं। हाँ। तो अगर मान लो मैं और रिसर्च करता हूँ तो मैं तो और कन्विंस हो जाऊंगा इन चीज़ों के लिए। जब मैं देखूंगा तो मेरे को एड्स भी उसी तरह के दिखते हैं यूट्यूब पर, मेरी फीड में भी उसी तरह के वीडियोस आते हैं। तो ये तो एक लूप हो गया ना कि मैं उसमें जाता जा रहा हूँ और मेरे को उसको पॉजिटिव वे में ही कंटेंट मिल रहा है कि भाई जो चीज़ें मेरे को लगता है कि सूडो साइंस हो सकती है, लोग उसको ही पॉजिटिव वे में दिखा रहे हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि जब आप इंटरनेट पर जाएं रिसर्च करने के लिए तो आपको अपनी ही बात की कंफर्मेशन मिल जाए। इसका सिंपल सा तरीका ये होता है, अगेन सोर्सेज क्या है, इंसान को अपनी बात की लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। ठीक है, अगर कोई आपको बोलता है ना कि ये चीज़ कर लो, ये क्रिस्टल ले लो, इससे ये ठीक हो जाएगा, और आपको नेट पे जाते हो आपको वही आंसर मिल जाता है। पर फर्क ये होता है कि जो इंसान सच बोलता है ना वो आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देता है और वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होती है। तो आई थिंक आपको एक्सप्लेनेशन से फर्क पड़ना चाहिए कि उसने रीजन क्या दिया, उसने उस बात की जस्टिफिकेशन क्या दी, उसने बात को एक्सप्लेन कैसे किया, उसने एविडेंस क्या दिया। सारी चीजें आती है एविडेंस यानी सबूत पर। उसके सबूत पर जज करना है आपको। कोई भी बिना सबूत की बात करे उसकी बात को नकार दो। ठीक है, सिंपल सी बात है, सबूत देना पड़ेगा, एविडेंस देना पड़ेगा। हर चीज का बेस है एविडेंस, पूरा साइंस का बेस ही एविडेंस है।
हम सब एविडेंस पे ही बात करते हैं, तो जहाँ पे एविडेंस मिले वहाँ पे विश्वास करो, जहाँ पे ना मिले, और ऑफ कोर्स एक बारी में सब कुछ ठीक नहीं होगा, धीरे धीरे कोशिश करो, अपने बिलीफ को चैलेंज करो, देखो, एविडेंस ढूंढो, तो हो सकता है आपका धीरे धीरे हमारा देश बदले और सारी दुनिया बदले, तो होपफुली ऐसा हो जाएगा कुछ टाइम में। नहीं, होपफुली मतलब हम लोग तो यही कर सकते हैं कि होप ही कर सकते हैं। अच्छा, मेनली जो हम लोग ने अपने चैनल पे के एनजीओ के फाउंडर्स के, बहुत सारे एक्टिविस्ट के इंटरव्यूज काफ़ी सारे लिए हुए हैं, पॉडकास्ट। तो आप भी मुझे बता रहे थे कि आपके कॉलेज में भी एक क्लब है या कुछ सोसाइटी है जो कि जिससे आप जुड़े हुए हो और वो भी कुछ इसी तरीके से काम कर रहा है, तो उसके बारे में कुछ बताओगे, वो एग्जैक्टली क्या है? एक्चुअली जुड़ा हुआ हूँ रोटरैक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस से। वो एक्चुअली मेरे कॉलेज के बाहर का क्लब है, वो साउथ कैंपस के सारे कॉलेज का मिला के क्लब है। हालांकि मेरा कॉलेज जो है वो नॉर्थ कैंपस में है, बट वो सारे ड्यू कॉलेजेस के लिए ओपन है, तो वो एक कम्युनिटी क्लब है, उसे हम कम्युनिटी क्लब कहते हैं। वो सब कॉलेज मिलके काम करते हैं। तो वो है रोटरैक्ट एक इंटरनेशनल फाउंडेशन है, रोटरी नाम से फाउंडेशन, उसके अंडर रोटरैक्ट आता है। हाँ, मतलब रोटरी, हाँ, ये तो आई थिंक हर शहर में भी इनके कई सारे ब्रांचेस बने हाँ, हुए हैं। हर देश में इंटरनेशनल है रोटरी फाउंडेशन। तो वहाँ पे हम लोग हर हफ्ते जाते हैं, कोई ना कोई काम ज़रूर करते हैं, क्लोथ डोनेशन, टॉय डोनेशन, फूड डोनेशन, सैनिटरी पैड डोनेशन, या फिर कोई आर्ट सिखाना हो, कोई पेंटिंग की वर्कशॉप, कोई पढ़ाने का चले गए हम लोग फ्री में बच्चों को, तो इस टाइप की चीज़ें हम लोग हर हफ्ते करते हैं। दिस इज़ आई थिंक ब्लड डोनेशन कैंप्स भी रखते हैं हम लोग। हाँ, अभी रिसेंटली भी हुआ था। अभी होपफुली हम आगे एक फिटनेस के लिए भी रखने जा रहे हैं। अभी हमने एक सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप भी कराई थी, योगा वर्कशॉप भी कराई थी, एक मैराथन का भी प्लान है। तो ये सब तो हम करते रहते हैं हर हफ्ते। ठीक है, तो ये जो है मतलब कि ये आप हाउ डू यू मैनेज टाइम फॉर दैट, कि भाई आप वीडियोस भी बना रहे हो और आपके वीडियोस कोई नॉर्मल व्लॉग वाले वीडियोस तो है नहीं कि भाई मैंने कैमरा ऑन किया स्टार्ट कर दिया। इसमें बहुत ही डीप में रिसर्च होता होगा, बहुत डीप में रिसर्च होने वाला है। हाँ, क्योंकि इसके लिए पहले मेरे को एटलीस्ट कितने सारे किताबें पढ़ने पड़ेंगे, कितने सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे, उसके बाद जाके मैं किसी, क्योंकि कोई चीज़ जो आप बोल रहे हो ना, वो चीज़ आप उस लेवल पर बोल रहे हो कि अगर आपका रिसर्च प्रॉपर नहीं होगा तो आपको बहुत ज़्यादा बैकलैश मिलने वाला है। मतलब बैकलैश तो आपको फिर भी मिलेगा, लेकिन यू कैन नॉट बी रॉन्ग। यस, हाँ, यू कैन नॉट बी रॉन्ग, मतलब जिस तरीके के वीडियोज आप बना रहे हो, आपके पास वो मार्जिन नहीं है कि आप एरर कर पाओ। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बिकॉज आपने कहीं पे भी एक छोटा सा एरर किया, दैट विल बी डेट्रीमेंटल। तो वो सारी चीज़ें आप कर रहे हो, फिर आपका पढ़ाई भी चल रहा है और ये सोशल वर्क भी हो गया जो आप रोटरैक्ट क्लब के साथ काम कर रहे हो। तो हाउ डू यू मैनेज, मतलब कि कैसे कर रहे हो ये सारी चीज़ें एक साथ? और कभी कभी ऐसे नहीं लगता कि भाई मैंने अपनी प्लेट में बहुत ज़्यादा चीज़ें ले ली हैं? सच बताऊं तो हर रोज़ लगता है कि प्लेट में ज़्यादा चीज़ें ले ली हैं। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं मैनेज कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, पर आई थिंक मैनेज करना असली में मुश्किल ही होता है। और मैनेज करना मुश्किल होता है, मैनेज नहीं हो पाता है कभी कभार। बट एक बड़ी अच्छी बात बोली थी मुझे किसी ने, मुझे आज तक याद है, कहते कि ब्रेव होने का मतलब ये नहीं होता कि आपको डर ना लगे। ब्रेव होने का मतलब होता है कि आपको डर लगे फिर भी आप वो काम करो। सिंपल सी बात ये है। तो हाँ, मैनेज करने में दिक्कत होती है, हाँ प्रेशर बढ़ता है, हाँ मुझे उससे मतलब काफ़ी सारे काम करने पड़ते हैं जिससे मैं काफ़ी चीज़ें मिस करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों की पार्टीज़ में मिस कर देता हूँ। काफ़ी जगहों पे काफ़ी इवेंट्स, मैं अपने बर्थडे पे भी काम ही कर रहा था, न्यू ईयर पे भी, क्रिसमस पे भी काम ही कर रहा था। तो हाँ, सेक्रीफाइसेस तो करने पड़ते हैं। और जो बात करते हैं लोग वर्क लाइफ बैलेंस की, आई थिंक वर्क लाइफ बैलेंस बहुत मुश्किल चीज़ है। मुझसे तो फ्रैंकली इतना नहीं हो पाता बैलेंस, कहीं ना कुछ छूट ही जाता है। एक फेमस डायलॉग था ना, ये जवानी है दीवानी में, कि कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। तो ये बात तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, कुछ इधर छूटेगा, कुछ उधर छूटेगा। तो हाँ, वो बस मैनेज करना ही पड़ता है। मैं डेली उठता हूँ, मैं अपना कॉलेज संभालता हूँ, कॉलेज में डेली नहीं जा पाता हूँ, जब भी कॉलेज जा पाता हूँ वहाँ पे पढ़ता हूँ। ठीक है, दिन का थोड़ा टाइम निकालता हूँ, कॉलेज की पढ़ाई कर लूँ, चाहे वो 10 मिनट ही क्यों ना हो। ठीक है, और बाकी पूरे दिन रहते हैं यूट्यूब की रिसर्च, रात को मीटिंग्स रखते हैं हम लोग रोटरैक्ट की, फिर हफ्ते में एक दिन निकाल दिया, ऐसे वीडियो मैंने डाल दी, उसका नेक्स्ट डे निकाल दिया रोटरैक्ट की एक इवेंट में निकाल दिया, किसी और चीज़ में निकाल दिया उसका नेक्स्ट डे,
फिर वीडियो पे लग गया आगे। तो ऐसे कर करके मैनेज करती है सब कुछ, मैनेज होता है सब कुछ। टफ है आई थिंक, ऑफ कोर्स प्लेट पे सब कुछ ज़्यादा है ही, और अगर कुछ करना है ज़िंदगी में तो फिर करना ही पड़ता है। हम्म, नहीं तो ऐसा नहीं लगता है कि भाई मैं अपने बॉडी से इतना ज़्यादा काम ले रहा हूँ तो फिजिकली मेरे को एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिल पा रहा है, या फिजिकली तो हो गया, आज के टाइम पे अगर हम लोग देखेंगे तो वो मेंटल हेल्थ वाला भी एक चीज़ निकल के आ रही है ना, कि भाई जिस तरीके का मैं वीडियोस भी डाल रहा हूँ वहाँ से भी मेरे को नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे हैं, और मेरा शेड्यूल इतना पैक्ड है, दोस्त मुझे बोल रहे हैं कि यार तू मेरे पार्टी में नहीं आया है, फैमिली वाले बोल रहे हैं कि भाई तुम हमको टाइम नहीं दे रहे हो, तो जो मेंटली इसका इम्पैक्ट होता है, मतलब एक तो फिजिकल इम्पैक्ट है कि भाई चलो हम लोग बहुत भागा दौड़ी कर रहे हैं, लेकिन जो एक मेंटल इम्पैक्ट है तो उसको कैसे मैनेज करते हो, और उसके लिए व्हाट यू डू? देखो बड़े अच्छी सिंपल सी बात ये है, जो काम आप करते हो ना उसमें आपको खुशी मिलती है अगर, तो अपने आप वो मेंटल स्ट्रेस तो कम हो ही जाता है। मतलब आपको एग्जांपल दूँ तो रोटाट्रैक एक इवेंट था, रोटाट्रैक के लिए हम गए थे कहीं पे, तो पहले बड़ी स्ट्रेस हुई, उसके लिए काफ़ी काम करना पड़ा, पर जब आखिरी में बच्चों के पास गए एक स्लम के अंदर, और जब हमने उनकी खुशी देखी इवेंट ख़त्म होने के बाद, उनको चॉकलेट बांटी और बहुत इन्जॉय किया, खेला उनको उनके साथ, तो आई थिंक लगता है कि वो वर्थ इट था, तो बैलेंस हो जाता है। तो जब यूट्यूब पे नेगेटिव कमेंट आते हैं पर उसके बाद पॉजिटिव भी आते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ नेगेटिव आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, तो लगता है हाँ ये तो वर्थ इट हो गया। और कभी कभार हाँ लगता है यार कि काम बहुत ज़्यादा है, कभी कभार खुद का काम पसंद नहीं आता। मैं ये नहीं मानता कि आपको काम अपना काम हमेशा पसंद आएगा, ठीक है, आपको काम हमेशा नफरत भी होगी, कभी गुस्सा भी आएगा कि यार ये क्या वीडियो बना रहा हूँ, मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल भी, कभी कभार होता है, पर ज़्यादातर मुझे अच्छा लगता है जब मैं वीडियो बनाता हूँ, जब मैं रिसर्च करता हूँ तो मुझे रिसर्च करने में मज़ा आता है, मुझे पसंद है नॉलेज गेन करना। अभी भी आप देखो मेरे सामने एक लाइब्रेरी है छोटी सी, यहाँ पे बुक्स रखी हुई हैं, तो मुझे पसंद है पढ़ना। मैं अभी भी शायद यहाँ पे, हाँ देखो ये इकोनॉमिक्स की एक बुक पढ़ी है आजकल, मैं पढ़ रहा हूँ, ये फ्री इकोनॉमिक्स नाम है इसका। तो अब टाइम नहीं है बट कभी मौका मिल गया, मेट्रो में एक पेज पढ़ लिया, एक पेज पे यहाँ पढ़ लिया, ठीक है, तो अच्छा लगता है, इसलिए हम काम कर पाते हैं वाला, ज़बरदस्ती करना मुश्किल हो जाता है। तो मेंटल हेल्थ तो मैनेज करनी है, और उल्टा आई थिंक एक बहुत बड़ा रोल है मेरी फैमिली का, मेरे फ्रेंड्स का, मेरी गर्लफ्रेंड का भी, जो काफ़ी सपोर्टिव है, काफ़ी सपोर्टिव है। मतलब फ्रेंड्स सारे बोलेंगे कोई बात नहीं यार तू काम कर ले, चल जा तू काम कर ले, ठीक है, हम तेरी वीडियो शेयर करते हैं, वो सारे दोस्त मेरी मेरी वीडियो शेयर करते हैं हर जगह। मम्मी बिल्कुल, जैसे मम्मी को मैं बोल दूँगा कि मैं काम कर रहा हूँ और कमरे में डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, तो 8 घंटे कोई आवाज़ नहीं आएगी मुझे, कोई काम नहीं बोले जाएगा मुझे, वो सपोर्टिव है। तो ऐसा सपोर्ट, जब आपका लोगों का सपोर्ट होता है ना, अच्छे लोगों का आसपास, तो अच्छा लगता है आई थिंक, तो उससे आपको हिम्मत मिल सकती है। मेंटल हेल्थ के लिए वो करना चाहिए, और अपनी मेंटल हेल्थ के लिए आई थिंक एक्सरसाइज करनी चाहिए, थोड़ा जर्नलिंग लिख लो, तो डायरी वायरी लिख लो, तो मन हल्का होता है, वो सब भी करना चाहिए, और थोड़ा बहुत फन भी कर लेना चाहिए। क्या पता आप कोई मूवी देख लो, आप क्या पता थोड़े दिन सो ही जाओ आराम से, थोड़ा खा लो जो आपको पसंद है, मीठा खा लो थोड़ा, तो वो भी आई थिंक मैनेज करना चाहिए इंसान को। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए अपनी लाइफस्टाइल में, थोड़ा बहुत फन, थोड़ी बहुत मस्ती, तो ये सब तो मैं इंक्लूड करता हूँ। हाँ, और मेन तो शायद ये है कि जो आपको सपोर्ट मिल रहा है शायद इसी वजह से आप कर भी पा रहे हो इन चीज़ों को, वरना बर्नआउट हो सकता है आप छोड़ भी देते। हाँ एक्चुअली मैं बताऊँ तो जैसे कि मुझे कोई भी यूट्यूब का काम होता है कि टाइटल चेंज करना है या डिस्क्रिप्शन करना है, तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता हूँ कि यार ये कर दे, मैं तब तक ये काम कर रहा हूँ, तब तक तो पीछे से ये काम लॉग इन करके वहाँ से कर दे, और वो कर देती है। तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट है मेरे पास, कि मुझे अगर एक बारी में 2 काम करने हैं आज ही, तो एक काम मैं उसको बोल देता हूँ, सेम का मम्मी को ही बोल देता हूँ कि कभी कैमरा पकड़ना हो, कुछ करना हो, तो वो तो सपोर्ट चाहिए होता है। नहीं, बहुत ही सही बात है, क्योंकि ये चीज़ें सपोर्ट की ज़रूरत भी है हमको। जिस तरीके का हम लोग काम कर रहे हैं, अगर सपोर्ट हमको नहीं मिलेगा तो शायद हम लोग उतनी ज़्यादा एनर्जी के साथ इसको कर भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो आपने बुक का बताया, एक तो इकोनॉमिक्स आप अभी पढ़ रहे हो, उसके अलावा कोई 2-3 बुक्स ऐसा है जो आप रिकमेंड करना चाहोगे लोगों को पढ़ने के लिए? जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, वेल एक काफ़ी अच्छी बुक पढ़ी थी मैंने मेंटल हेल्थ के ऊपर, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो डेल कार्नेगी एक ऑथर हैं, उनकी एक बुक है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग।
उन्हीं की एक बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, वो तो बेस्ट सेलर है, बेस्ट पता सेलर। नहीं सबसे बेस्ट सेलर बनी आ रही है। 1932-36 में लिखी हुई बुक्स हैं ये, आज तक चलती आ रही है। डेल कार्नेगी की जो बुक्स हैं, डेल कार्नेगी एज अ ऑथर, उनकी जो ये 2 बुक्स हैं मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे लगता है कि सबको ये पढ़नी चाहिए। एक टेंशन मुक्त होने के लिए एक बुक ही बहुत अच्छी है, तो मैं काफ़ी रिकमेंड करता हूँ वो वाली बुक। उसके अलावा आई थिंक सेल्फ हेल्प बुक्स का ना अपना एक जॉनर होता है और सब में उसकी अपनी अपनी पसंद होती है। ठीक है। तो जो आपकी पर्सनालिटी से मैच करता है, जो आपको जहाँ पे प्रॉब्लम होती है, आप उससे रिलेटेड वो बुक्स पढ़ सकते हैं। मैं अगर रिकमेंडेशन दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बहुत चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, जैसे मुझे पड़ता था, तो मैंने पढ़ी थी सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। सटल आर्ट दिखने में टाइटल लगता है कि बुक काफ़ी वियर्ड सी होगी, अलग सी होगी, पर बुक काफ़ी डीप है, काफ़ी अलग है। जो टाइटल है उससे काफ़ी अलग है। किसी को इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, मनी के बारे में जानना है, तो साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी एक पर्टिकुलर काफ़ी अच्छी बुक लगी थी मुझे। काफ़ी डिफरेंट रहता है। किसी को लाइफ में चेंज होने से दिक्कत है, तो एक बुक है हु मूव्ड माई चीज़, सिर्फ 100 पेजों की बुक है, बहुत छोटी बुक, मुझे बड़ी पसंद आई थी वो बुक। तो जो आपकी नीड्स होती है ना, उसके अकॉर्डिंग आप टॉप बुक्स देखोगे तो वो आपको आपके पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। जो मैंने पढ़ी वो मेरी पर्सनालिटी और मेरी लाइफ के अकॉर्डिंग थी। अब मतलब मैं लाइफ में किस स्टेज पे हूँ और मैं एग्जैक्टली क्या फेस कर रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड बुक अगर मैं पढ़ूंगा तो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी और शायद वो मुझे ज़्यादा रिलेटेबल भी लगेगा। ऐसी स्टोरी जैसे कि जब मेरे दोस्त नहीं थे, मुझे ऐसा लगा कि मेरे दोस्त नहीं है, मुझे इस बात का स्ट्रेस हुआ, तो मैंने हाउ टू विन फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस पीपल पढ़ी। जब मुझे लगा मुझे पैसों की नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं आता, तो मैंने हो सकता है इन्वेस्टर, मैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर लेके आया स्टॉक मार्केट के लिए, तो मुझे इंटरेस्ट आया स्टॉक मार्केट के अंदर, तो मैं वो वाली बुक लेके आ रहा है। तब मुझे इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैं फ्री इकोनॉमिक्स लेकर आया। वैसे ही जब मेरे पर्सपेक्टिव में दिक्कत थी, जब मुझे लग रहा था बहुत लो फील हो रहा है, तो मैंने वो पढ़ी थी मैन सर्च फॉर मीनिंग, लाइफ का मीनिंग नहीं पता लग रहा, तो वो बुक पढ़ी, जो विक्टर फ्रैंकल की बहुत अच्छी बुक है। तो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपकी बुक अलग अलग रेफरेंस अलग अलग चीज़ों में डिपेंडेंट हो सकती है। तो मैं बुक्स पढ़ता हूँ बता दिया मैंने आपको। मुझे रॉबर्ट ग्रीन की बुक्स भी काफ़ी पसंद है। रॉबर्ट ग्रीन जो आर्जुन मास्टरी लिखी, सिडक्शन लिखा और 48 लॉज ऑफ पावर लिखी, उनकी बुक भी अगर आपको आपके लाइफ में काम आती हुई दिखती है, तो आप उस बुक की एक बार समरी देख लीजिए, नेट पे देख लीजिए, उसका में रिव्यूज़ पढ़ लीजिए, फिर आप उस बुक को ले आइए जो आपके लाइफ में काम आती है। तो ये बुक्स जो मेरे लाइफ में काम आई हैं, मैं उनके बारे में बता सकता हूँ आपको। तो मैंने वो सब पढ़ी और मैं स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़ लेता हूँ, ये बात भी है। मैंने एक बुक पढ़ी थी स्पिरिचुअल में एक बुक है डाई टू लिव, बहुत अच्छी लगती है मुझे। ऑफ कोर्स ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, फेमस बुक है। उसके अलावा आई थिंक संत मार्ग करके एक बुक है, संतों का मार्ग कैसा होता है, वो मैंने हिंदी में पढ़ी थी, तो मुझे काफ़ी पसंद आई थी। ये स्पिरिचुअल बुक्स अगर आपको पसंद आती है तो मैंने वो पढ़ी है, जो बता रहा हूँ। मेरी मम्मी काफ़ी पढ़ती हैं बुक्स एक्चुअली, तो मम्मी ही ला के देती है मुझे काफ़ी सारी बुक्स। बाकी अगर आपको हैप्पीनेस की दिक्कत आ रही हो या वर्ल्ड में फेस करने की दिक्कत आ रही हो, आपसे वर्ल्ड फेस ना किया जा रहा हो, कुछ ऐसा हो, तो स्टोइसिज्म की किताबें होती हैं, आपको पढ़नी चाहिए। ऐसे मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट करी थी ईगो इज़ द एनिमी। ईगो इज द एनिमी, ओके। ईगो इज़ द एनिमी। अगर आपको बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाते हो, कुछ हो जाते हो, तो ईगो इज़ द एनिमी पढ़ा था मैंने, उससे शांति मिली। तो वैसी जो जो नीड होती है ना, उसके अकॉर्डिंग वो बुक पढ़ता हूँ मैं, जब जिस चीज़ की नीड होती है, फिर मुझे लगता है कि हाँ मुझे इससे फ़ायदा हुआ। ठीक है, परफेक्ट। तो रिकमेंडेशन तो आपने बहुत सारे दे दिए आई थिंक, लेकिन वो बात भी सही है कि भाई आपको सारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। आप जिस स्टेज ऑफ लाइफ पे हो और आपको जो नीड है, आप उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ो पहले, उससे आपको इम्प्रूवमेंट आएगा, फिर आप बाकी बुक्स भी पढ़ लेना। ठीक है, तो स्पर्श, व्हाट इज द फ्यूचर, मतलब व्हाट इज नेक्स्ट, आगे हम लोग आपको क्या करते हुए देखने वाले हैं? आगे बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लान्स हैं मेरे पास। आगे कुछ वीडियो आने वाली है जहाँ पे मैं डायरेक्टली कन्फ्रंट करने वाला हूँ एस्ट्रोलॉजर्स को, MLM वालों को, जो मैं प्लान कर रहा हूँ, उनके पास जाके उनसे ही डिबेट करके आने वाला हूँ। ठीक है, ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स रहेंगे, फन एक्सपेरिमेंट्स रहेंगे, आपको मज़ा आएगा डिबेट देखने में और एक्चुअल में बातें सुनने में हमारी। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे करूँगा कि मैं एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊँगा और उसको गलत इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, फिर देखूँगा वो क्या जवाब देते हैं। तो ये सब रहेगा। उसके अलावा ह्यूमन साइकोलॉजी में काफ़ी बात चलेगी। आजकल जो बात चल रही है
जैसे एंड्रयू टेट है, वो काफ़ी फेमिनिज्म और ये सब काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहता है, फेमिनिज्म एंड अब मतलब एंड्रयू टेट तो आप ये मानो, एक तो फैड आया था कि सब एंड्रयू टेट ही कर रहे थे एक टाइम पर। तो मैं कह रहा था जैसे कि एंड्रयू टेट आया है, कोई भी ऐसे इन्फ्लुएंसर आए जो कभी लड़कियों के बारे में बुरा बोलता है या फिर कभी लड़कों के बारे में कुछ ऐसा बोलता है, तो आई थिंक मैं उसके अंदर थोड़ा डाइव करना चाहता हूँ। मैं ह्यूमन साइकोलॉजी पे रिसर्च करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या सच्चाई है उनकी बातों के अंदर, क्या नहीं है। तो इस पर वीडियोज़ आएंगी, आपकी लाइफ से जुड़ी वीडियोज़ भी काफ़ी आएंगी, जो लाइफ के लोगों को थोड़े क्वेश्चंस रहते हैं, थोड़े वियर्ड क्वेश्चन भी होते हैं। क्या इंसान को शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस टाइप के थोड़े फनी क्वेश्चन या वियर्ड क्वेश्चन भी लेके आऊँगा मैं। तो ऐसे और क्वेश्चन, और साइंटिफिक क्वेश्चन तो साइंटिफिक हमेशा रहेंगे, साइंस के ऊपर हमेशा बात होगी चैनल के ऊपर, रैशनैलिटी के ऊपर हमेशा होएगी, चाहे वो एथिज्म क्यों ना हो, भगवान ने मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, हैप्पीनेस क्या होती है, या फिर लक वर्सेस हार्ड वर्क, इस टाइप के टॉपिक्स भी मैं लेके आऊँगा, जहाँ पे हम लोग साइंटिफिक तरीके से एनालाइज करेंगे सब कुछ। और जितने भी सूडो साइंटिफिक चीज़ें हैं, चाहे वो क्रिस्टल हीलिंग हो, चाहे वो नेचुरल हीलिंग हो, चाहे वो किसी भी टाइप की सूडो साइंस आजकल जो चलती आ रही है, जो भी आजकल आयुष मिनिस्ट्री है पूरी हमारी, तो गवर्नमेंट बना रखी है आयुष मिनिस्ट्री, जो गवर्नमेंट तो सपोर्ट ही करती है सूडो साइंस को साफ साफ, तो उनके ऊपर वीडियोज़ आएंगी। अभी रिसेंटली खबर आई थी कि एक कैंसर रहित बच्चा, जिसको कैंसर था बच्चे को, उसको गंगा में डुबकी मरवा दी माँ ने, और बच्चे की मौत हो गई। और उस बच्चे की मौत हो गई क्योंकि कैंसर था बच्चे को, उसको गंगा में डुबकी लगवा दी, इलाज नहीं करवाया, उसको गंगा में डुबकी लगवा दी, और उसको बोलते हैं उसको उनको लगा कि इलाज हो जाएगा, और बच्चे की मौत हो गई। तो ऐसे इंसिडेंट्स को मैं कवर करूँगा। हाँ, ये तो आप बिल्कुल मान लो कि भाई ये तो किस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, तो बहुत ही वियर्ड डायरेक्शन हो गया ना। होता जा रहा है, लोग तांत्रिकों के पास जा रहे हैं, भूत प्रेतों के ऊपर वीडियो बनाना चाहता हूँ मैं। तो हाँ, ये साइंटिफिक जो भी टॉपिक्स हैं, जहाँ पे हमें क्वेश्चन आता है कि विश्वास के ऊपर जो टॉपिक्स होते हैं ना, कि फेथ और बिलीफ की बात करते हैं, चाहे वो फ्लैट अर्थ हो, चाहे वो चांद पे जाना हो, तो हाँ, इस टाइप के सूडो साइंटिफिक टॉपिक को डिबंक करने की वीडियो जरूर आएंगी। बाकी वीडियोज जो आपको लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए, एजुकेशन देने के लिए, कुछ केस स्टडीज, एक एस्ट्रो टॉक जो ऐप है उसके केस स्टडी जरूर आएगी। मैं चाहता हूँ बताने लोगों को कैसे वो ऐप चल रहा है, इन्फ्लुएंसर्स जो आजकल चल रहे हैं उसके ऊपर, जेन ज़ी के साथ क्या क्या चल रहा है, डिप्रेशन एक बड़ा अच्छा टॉपिक मेरे दिमाग में है कि वाई इंडियन मैन आर लोनली। एक लोनलीनेस की बड़ी दिक्कत आ रही है, लोगों के पास इतने सारे दोस्त हैं फिर भी लोग लोनली आजकल के, अकेलापन फील करते हैं, अकेले रहते हैं। तो उसके ऊपर भी दिक्कत मैं लेके आऊँगा काफ़ी, उसके ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, एक साइकोलॉजिस्ट से मेरी बात चल रही है, तो उनके साथ मिलकर मैं वीडियोस लेके आऊँगा उनके ऊपर। नहीं, परफेक्ट है, लाइन अप तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको एक एडवाइस और दूंगा कि जैसे जितना आप मेहनत रिसर्च पे कर रहे हो ना, उतना आप अपने सेफ्टी पे भी करना, क्योंकि आपको सिर्फ रिसर्च की जरूरत नहीं है, फिर आपको लीगल एडवाइस और सेफ्टी की जरूरत भी पड़ने वाली है आगे, क्योंकि जिस हिसाब से आप चीज़ें करने वाले हो, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा सेफ रहना पड़ेगा, और भाई कोई अच्छा सा वकील भी ढूंढ लेना। होपफुली सेफ रहने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि जो लोग ऑनलाइन लिखते हैं वो रियल लाइफ में कुछ नहीं करते। ठीक है, मैं तो डेली कॉलेज जाता हूँ, मुझे तो कोई कुछ नहीं कहता, जबकि वो लोग ऑनलाइन कुछ भी बकवास करते हैं। ठीक है, हो सकता है ना, क्योंकि मैं बाकी चीज़ों के ऊपर भी बात करता ही हूँ, तो और जो बातें होती है रैशनल होती हैं और सही होती हैं, मुझे पता है वो बातें सही हैं, तो कोर्ट में भी वो गलत प्रूफ तो नहीं हो सकती मेरी बात, तो कोर्ट तक कोई लेके भी नहीं जाता आजकल, कौन सा खर्चा करेगा। सही बात है। नहीं, लेकिन जनरली वो होता है ना कि उनको भी पता है कि कोर्ट केस पे कुछ होने तो वाला नहीं है, लेकिन जस्ट टू डू डिमोटिवेट या डिमोरलाइज यू, भाई आपके ऊपर एक नोटिस डाल दिया तो आपको क्या रहेगा कि भाई नोटिस आ गया तो आप भी लीगल पचड़े में नहीं पड़ना चाहोगे, तो वो यही वही खेलते हैं ना, वो फियर गेम खेलते हैं ना, भाई एक आपको नोटिस डलवा दिया, अब कोर्ट में भले ही वो चीज़ वैलिड बैठेगी भी नहीं, बट आप ही बोलोगे, आपका फैमिली बोलेगा कि यार ये सब नोटिस पड़ रहा है, क्यों कर रहे हो, इसको वीडियो को डाउन करो और चलो आगे बढ़ो। तो बस ये ना, ये हम लोग देखते भी आ रहे हैं ना, हमने काफी सारे लोगों को ऐसे देखा है कि जो इस तरीके का काम कर रहे थे उनके पास लीगल नोटिस आने लग गए। स्टैंड अप कॉमेडियन तो नहीं हूँ अभी मैं स्टैंड अप कॉमेडियन ज़्यादा फंस रहे हैं आजकल। नहीं, लेकिन आपने वो जो एक थोड़ा सा उसमें किया था ना, जो आपने ऐसे टी शर्ट के ऊपर टाई लगा के कि हाँ कि आप भी बाउंस करो और तो आई थिंक यू हैव दैट स्कोप कि आप उस लाइन में भी जा सकते हो। हाँ, मैं कॉमेडी करना पसंद करता हूँ काफ़ी। इनफैक्ट मेरा पहला जो चैनल का आइडिया था
जब मैं 7th-8th क्लास में था तो वो एक कॉमेडी चैनल का आइडिया था। मेरा एक मीम पेज भी हुआ करता था, उस पर 4000 फॉलोवर्स थे जब मैं 13 साल का था। तो मैं मीम्स बनाता था डेली। तो मुझे कॉमेडी का शौक मैं स्टैंड अप कॉमेडी देखने बहुत जाता हूँ, मुझे लाइव देखनी बहुत पसंद है। मैं वैसे भी यूट्यूब पे भी बहुत देखता हूँ। तो हाँ, मैं कॉमेडी अपने वीडियोस के अंदर हमेशा ऐड करता हूँ। तो एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट बनती है, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, थोड़ी कॉमेडी भी मिलती है मेरी वीडियोस के अंदर हमेशा। थोड़ा सा ह्यूमर रहेगा तो लोग क्या स्टिक भी करेंगे, वरना आजकल तो हमारा अटेंशन स्पैन ही ऐसा हो गया कि हम लोग 10 मिनट का वीडियो देख ही नहीं पाते। बिल्कुल नहीं देख पाते लोग। शॉर्ट्स ने तो इतना ख़राब कर दिया हमारा अटेंशन स्पैन। उस पर एक वीडियो ज़रूर आएगी, वाई शॉर्ट्स इज किलिंग योर अटेंशन स्पैन, रील्स वगैरह के ऊपर। तो हाँ, ये तो आएगी। लीगल नोटिस की नीड पड़ती है, तो हाँ, दोस्त के पापा लॉयर हैं, तो होपफुली काम हो जाए वहाँ से। पर ठीक है, मैं लोगों को समझा तो रहा हूँ। मैं लोगों को काफ़ी थिंकिंग में बदली भी है। एक का मेरे पे मैसेज आ गया था इंस्टाग्राम पे कि एस्ट्रोलॉजी सच होती है, तो उससे मैंने बात करी अच्छे से, उसका मैंने प्रूफ दिए। तो उसने मुझे खुद ही कहा कि यार आज मैंने काफ़ी कुछ सीखा, सही कह रहे हो आप। तो लोग बदल भी जाते हैं, तो मुझे होप है कि लोग बदलेंगे। हम लोग तो विश ही कर सकते हैं। और वो सीधी सी बात ये भी बोलते हैं ना कि भाई कुछ लोग भी अगर देख के बदल जाएं तो हमारे लिए तो वो भी सक्सेस ही है। बहुत अच्छा। अगर हम लोग ये मान के चलें कि भाई हम लोग लाखों करोड़ों लोगों को बदल देंगे तो वो तो पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग भी बदल रहे हैं तो एटलीस्ट उनकी लाइफ में तो एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, तो दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। यस यस, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, परफेक्ट है स्पर्श। तो आई थिंक ये तो ऑलरेडी बड़ा लंबा डिस्कशन हो गया। इसका एक नेक्स्ट सेशन भी रखेंगे हम लोग, ऑफलाइन रखेंगे उसको। यहाँ पे एक लास्ट मैसेज जो आप देना चाहोगे जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। एक लास्ट मैसेज देना चाहूँगा कि हमेशा काइंड रहें, अच्छे इंसान बने। लोग हमेशा कहते हैं नाइस गाइज फिनिश लास्ट, या अच्छे इंसान के साथ बुरा होता है, पर मैंने ऐसा नहीं देखा। मैंने देखा है कि अच्छे इंसान की वैल्यू होती है आखिर में अच्छे इंसान के लोग दोस्त भी बनते हैं, वो उससे गर्लफ्रेंड भी बन जाती है, टेंशन मत लो। लोग कहते हैं नाइस इंसान की गर्लफ्रेंड नहीं बनती, ठीक है। ये आई थिंक ये भी मिथ्स आपको बस्ट करने पड़ेंगे आगे चल के, करने पड़ेंगे शायद। तो मैं मानता हूँ कि यार दूसरों की हेल्प करना, हमेशा सच का साथ देना, और अपनी बात को स्ट्रांगली रखना। जो आपकी बात आपको लगता है अगर सच है, तो उस बात को बिना वायलेंस के, ठीक है। एक इंटेलेक्चुअल इंसान अपनी बातों की सच्चाई पे डिपेंड करता है, उसके एविडेंस सबूत पे डिपेंड करता है। तो हाँ, अपने सबूत के बेस पर आप ज़रूर अपनी बात रखिए, हमेशा अच्छे इंसान बन के रहिए, अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट हमेशा हाई रखें, और ऑफ कोर्स enjoy your life. I would say don't be too burdened by this world कि इतना सक्सेस, इतना पैसा, इतना ये। थोड़ा चिल रिलैक्स होकर हम लाइफ जी सकते हैं अपनी, और सब खुशी से रह सकते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया आपने कंक्लूड करा इसको। और मैं तो विश ही करता हूँ कि जो आप काम कर रहे हो उसमें आप सक्सेस अचीव करो, और साथ में सेफ भी रहो, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप सेफ रहोगे तो आप लंबा गेम खेल पाओगे। और ये सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि आपको लंबा गेम ही खेलना पड़ेगा, तभी जाके आप कोई चेंज ला पाओगे। क्योंकि जो 50-100 साल से बिलीफ्स बने आ रहे हैं वो एक 10-15-20 मिनट के वीडियो देखने से टूटेंगे भी नहीं। उसके लिए हमको देखने भी फिर 50-100 वीडियोस पड़ेंगे, तब जाके ही शायद कुछ फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो स्पर्श थैंक यू सो मच, और बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। इसको हम लोग यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं, लेकिन वी होप कि एक और कन्वर्सेशन हम करें। बहुत सारे टॉपिक्स थे जो मैंने लिखे थे वो थे, लेकिन छूट गए, तो वो ड्यूरा, वो जब हम लोग एक नेक्स्ट अपना सेशन करेंगे तब वो सारी चीज़ें भी कवर कर लेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम। ठीक है, नेक्स्ट ऑफलाइन पॉडकास्ट में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।